जय श्री कृष्णा। जय महेश। आप सबका आज के वेबिनार में स्वागत है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके यहाँ नेटवर्क अच्छा रहे और आप आराम से सुन सके प्रोग्राम को। मैं आज के प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर निखिल चांडक। अब हमारे मलाड समिति के अध्यक्ष श्री गजानन जी गगड़ को प्रोग्राम को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए इनवाइट करता हूँ। राम राम सर, जय श्री कृष्ण। मायश्री प्रगति मंडल मुंबई के अंतर्गत मलाड क्षेत्र की तीनों समितियों द्वारा आज का व्याख्यान बदलता परिवेश कल, आज और कल में मैं गजानन गगड़ अध्यक्ष मलाड क्षेत्र समिति आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारे समाज की परंपरा अनुसार कार्यक्रम का प्रारंभ इस प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। मंडल अध्यक्ष श्री अजय जी मंत्री, मंडल मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी देवपुरा, सभी मंडल पदाधिकारीगण, मंडल के न्यास बोर्ड के सभी भूतपूर्व एवं वर्तमान न्यासीगण, मंडल के सभी भूतपूर्व अध्यक्ष, क्षेत्र की तीनों समितियों के सदस्यगण एवं देश विदेश में फैले सभी समाज बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। आज के लॉकडाउन के इस काल में घर में खाली बैठे रहने के समय का सदुपयोग करने के उद्देश्य से आज हमारी समिति ने समाज के प्रिय सामाजिक प्रवक्ता श्री रमेश जी मर्दा द्वारा बदलता परिवेश कल, आज और कल पर यह सुंदर प्रोग्राम रखा है। कृपया आप सभी अपना कीमती समय निकालकर इसका श्रवण करें, समय का सदुपयोग उठाएं। अंत में मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं मंडल अध्यक्ष श्री अजय जी मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे भी हमारा मार्गदर्शन करते हुए दो शब्द कहें। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद गजानन जी। सर्वप्रथम मलाड क्षेत्रीय समिति को बधाई कि आज ये सुंदर कार्यक्रम लिया है। और ये खुशी की बात यह है कि वक्ता के रूप में भी हमारे अपने ही श्री रमेश जी मर्दा, मंडल के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रमुख मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो हमारे बीच है आज के इस विषय पे, बदलता परिवेश कल, आज और कल। मुझे लगता है ये नाम रमेश में ही है ना, ईश्वर की देन है। रमेश के नाम ही ईश्वर है। आप कोई रमेश का नाम देख लीजिए, चाहे वो न्याय के फील्ड में हो तो रमेश चंद्र जी लाउटी, चाहे सामाजिक विषय में हो तो रमेश जी मर्दा, आध्यात्मिक हो तो रमेश जी ओझा, और फिल्म इंडस्ट्री में हो तो रमेश सिप्पी जिन्होंने शोले जैसी पिक्चर दी, और एक और रमेश तेंदुलकर है जिन्होंने सचिन तेंदुलकर जैसा हमें बैट्समैन दिया हिंदुस्तान में। तो इस नाम के अंदर ही कुछ भगवान ने देन दे रखी है। तो आज इस नाम का हम आनंद पूरा लेंगे और रमेश जी को सुनने का आनंद लेंगे। और एक खास बात है, आज तक रमेश नाम का कोई भी पॉलिटिशियन नहीं हुआ है, ताकि ये भी एक अच्छी बात है। जो भी हुए हैं, जो समाज को एक राह देने वाले हुए हैं, कल, आज और कल ये परिवेश में बोलने वाले हैं कि आज ये समय ऐसा है क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद में इस पृथ्वी पर क्या होगा वो रमेश जी उस पर प्रकाश डालेंगे। कोरोना के का दौर में जैसे कि गजानन जी ने बताया कि समय का सदुपयोग करें और ऐसे कार्यक्रम लेने का मंडल की एक स्ट्रिंग ऑफ वेबिनार, जो एक नया शब्द आया है इंग्लिश डिक्शनरी में। अब तक सेमिनार्स थे, अब वेबिनार हो गया। 3 महीने पहले बहुत से लोग नहीं जानते थे वेबिनार क्या है, लेकिन अब मंडल में बच्चा जानता है, घर में परिवार में सब जानते हैं। चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे सोशल फंक्शन हो, चाहे कॉर्पोरेट मीटिंग हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम, यहाँ तक कि रात तक 2-2, 3-3 बजे तक वेबिनार पे गेम्स चलते हैं। तो वेबिनार का सदुपयोग करें और आइए चलिए रमेश जी के आज के इस वक्तव्य का अपन आनंद ले सब। धन्यवाद अजय जी। अब मैं हमारी क्षेत्र समिति के संयोजक श्री राधेश्याम जी डालिया से रिक्वेस्ट करूंगा, हमें रमेश जी मर्दा के परिचय से अवगत कराएं। समाज को रमेश जी मर्दा के परिचय से अवगत कराएं प्लीज। जय महेश। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज के प्रमुख वक्ता श्री रमेश जी मर्दा साहब, मंडल के अध्यक्ष श्री अजय जी मंत्री, मंडल एवं न्यास मंडल के सभी वर्तमान एवं भूतपूर्व पदाधिकारीगण, ट्रस्टीगण, मलाड समिति के मेरे सभी साथीगण एवं सभी समाज बंधुओं, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के कार्यक्रम बदलता परिवेश कल, आज और कल के मुख्य वक्ता श्री रमेश जी मर्दा अपने ही समाज के अग्रिम पंक्ति के प्रमुख वक्ता हैं और उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। फिर भी औपचारिकतावश मैं संक्षिप्त में उनका परिचय आपके समक्ष रख रहा हूँ। सामाजिक चिंतन में गहराई, वाणी में मिठास और ओजस, चेहरे पर गंभीरता और मुस्कान के धनी,
श्री रमेश जी मर्दा मात्र 42 वर्ष की आयु में माहेश्वरी प्रगति मंडल मुंबई के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने। आप अखिल भारतीय माहेश्वरी सभा की युवा समिति के अध्यक्ष पद पर भी 8 वर्ष तक अपनी सेवाएं देते रहे हैं। आपके द्वारा लिखित पुस्तकें मंथन और उड़ान काफी लोकप्रिय एवं सराहनीय रही है। आप लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग पर आयोजित अनेक सेमिनार एवं प्रोग्राम में सहभागी रह चुके हैं। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से लाख की परीक्षा पूरे राजस्थान में 3रा स्थान प्राप्त किया है और आप स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आप बेस्ट स्काउट ऑफ बीकानेर डिवीजन चुने जाने पर तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री वीवी गिरी जी से आपको सम्मानित हो चुके हैं। आपका अपना इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट का व्यवसाय है। बंधुओं, अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आदरणीय श्री रमेश जी मर्दा से निवेदन करूंगा कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। जय महेश। जय महेश। नमस्कार। बदलता परिवेश माहेश्वरी प्रगति मंडल की मलाड क्षेत्रीय समितियों ने आज इस विषय पर एक चर्चा परिचर्चा, जैसा कि मंडल के अध्यक्ष अजय जी बता रहे थे, कुछ समय पहले हम सेमिनार करते थे, अब वेबिनार करते हैं। तो उसी की शुरुआत यूं तो मंडल के अनेक कार्यक्रमों में हो चुकी है, पर सामाजिक परिचर्चा का ये पहला ही सेमिनार है। तो मलाड समिति आपको बधाई कि आपने इस कार्यक्रम का आरंभ किया। मुझे आपने बहुत मान, स्नेह और सम्मान देते हुए यहाँ पर बुलाया है। भाई गजानन जी ने, भाई रायश्याम जी ने मेरे परिचय में कुछ अधिक बातें कह दी। अब वाकई में उस पर खरा उतरूंगा या नहीं, ये जरूर मेरे सामने एक प्रश्न उठता है। चलिए विषय की ओर चलते हैं। बदलता परिवेश, कल, आज और कल। यूं हम सभी जानते हैं कि अचानक सारे वातावरण में परिवर्तन हो गया। जीवन शैली में, आचार विचार में, रहन सहन में। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सिर्फ 2-3 महीने पूर्व पूरा विश्व उत्साह से, उमंग से भरा हुआ था। सपने उसी तरह देखे जा रहे थे, लोग उसी तरह थे, उन सपनों में उड़ रहे थे। विश्व की पूरी गति बनी हुई थी, सब कुछ भरा हुआ था। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, आमोद प्रमोद केंद्र, व्यापारिक व्यवसायिक स्थल, सड़कें, कारें, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, पानी के जहाज, सब कुछ तो भरे हुए थे। व्यक्ति तो इतना अपने आप को बड़ा मान चुका था, अणु परमाणु के अनेक भंडार भर लिए थे, इतने भंडार भर लिए कि विश्व को कई बार आगे पीछे किया जा सके। रोबोट के रूप में मानव की प्रतिकृति बना ली, चांद सितारों पर बस्तियां बसाने की हमने योजनाएं कर ली और भौतिक सुख सुविधाओं का तो पूरा का पूरा संसार ही रचा दिया। अहम सृष्टि, मैं ही तो सर्वोत्तम हूं, ये बात मनुष्य के मन में आने लगी। प्रकृति के जल, थल और नभ तीनों पर जैसे हमने अधिकार कर लिया। ये मानना ही मुश्किल हो गया था कि प्रकृति वास्तव में ईश्वर रचित है। हमें ये वहम हो गया कि ये तो हमारी कृतियां हैं, प्रकृति ईश्वर की नहीं है। तभी तो देखिए ना, आकाश धरती, वन उपवन, पहाड़ पठार, सागर नदियां, मैदान रेगिस्तान, जीव जंतु, पशु पक्षी, सब पर हमने कब्जा कर लिया, सबका दोहन करने लगे। इन सब के बीच में हमने अपने हिसाब से खान पान बना लिए, आमोद प्रमोद के स्थल बना लिए। यहाँ तक कि यूं लगने लगा कि जल थल नभ बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे हम चाहेंगे। जब प्रकृति का ऐसा दोहन हुआ तो ईश्वर रचित ये प्रकृति शायद अपने आप को सहन ना कर सकी और एक छोटा सा परजीवी भेजा। एक छोटा सा परजीवी हमारे सामने आया और उस परजीवी ने आकर करके पूरे विश्व को ठहरा दिया। प्रकृति ने मानवता का पूरा मानमर्दन कर दिया, हमारे सपनों को यूं लगा कि छिन्न भिन्न कर दिया और प्रकृति अपने आप को बदलने लगी। कल जो बीत गया, अब उसकी बात यहीं पे रोकनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले का पूरा विश्व हम सबको याद है। अब जो विश्व ठहरा हुआ है, अब उसकी बात करते हैं, यानी कि वर्तमान। आज हम कहाँ पर हैं और किस रूप में हैं, अब उसकी बात करते हैं। प्रकृति ने पूरा का पूरा अपना रंग बदल लिया है। कोलाहल पूरी तरह थम गया है, प्रदूषण दिखाई नहीं देता है,
सागर नदियां सब स्वच्छ हो गए हैं। जिस यमुना जी का आचमन करने के पहले हमें डर लगा करता था, भावना के वशभूत वृंदावन गए तो यमुना जी का आचमन कर लिया, भावनाएं थी पर करने का मन नहीं करता था। आज उस यमुना जी की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो स्वच्छ हो गई, किस तरह निर्मल हो गई और किस तरह हमारे मन को भा रही है। शुद्ध हवाएं बहने लगी, पक्षी कलेवर करने लगे, जीव जंतुओं की वो प्रजातियां जो कि समाप्त लग रही थी, लुप्त लग रही थी, हमारे सामने आने लगी। मानव शांतचित हो गया। शांतचित हो गया कि भयाकुल हो गया ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन शांतचित तो हो ही गया। परिवार में समय देने की बात सदैव की जाती थी, सदैव ये बात मन में रहती थी कि परिवार को समय नहीं दिया जाता। अब स्थिति ये बनी कि समय ही समय है और समय परिवार के साथ ही है। घर के काम में पुरुषों की भागीदारी हो गई। कल तक हम ये माना करते थे कि घर के काम कोई अहम काम नहीं होते, घर तो महिलाएं संभालती हैं, और उन महिलाओं के काम में आज पुरुषों की बराबर की हिस्सेदारी आने लगी और पुरुषों को ये समझ भी आने लगा कि घर के काम कितने जरूरी है। कल तक जब हम ये कहा करते थे ये तो दोयम दर्जे के काम है, क्या बर्तन, क्या कपड़े, क्या रसोई, क्या झाड़ू पोछा, ये कोई काम थोड़ी होते हैं। पर अब जब हम स्वयं घर में रह रहे हैं तो हमें महसूस हो रहा है ये काम कितने महत्वपूर्ण है, और हम में से कई लोगों को तो ये काम करने भी पड़ रहे हैं, और करने पड़ रहे हैं तो देखिए ना, ठहरे हुए विश्व ने हमें क्या ठहराया है, हमें क्या समझाया है। जिस बात को पीढ़ियों से यहाँ तक कि शास्त्रों की बात करें तो हमारे शास्त्रों में भी बड़े स्पष्टतः सारी चीजें पुरुषों से संबंधित है। महिलाओं को वहां भी कोई इतना मान नहीं दिया गया, और हम तो जो घरेलू कार्य थे उसे मान देते ही नहीं थे। अब जब हम इस ठहराव में खुद घर पे रुके हैं तो ना सिर्फ इस काम को समझा है बल्कि मान देने की एक बात भी हमारे मन में आई है। 3 पीढ़ियों का मिलन हो गया। अमूमन हमारे घरों में 3 पीढ़ियां है ही, पर जहां जहां पर भी 3 पीढ़ियां है या 3 से अधिक पीढ़ियां हैं, उन घरों में तो इस ठहराव का एक नया आनंद आने लगा। जो जनरेशन गैप, जो पीढ़ियों का दोहराव हमारे लिए एक बड़ा सामाजिक विषय था, वो विषय अब खुलकर करके हमारे सामने अर्थ लेकर के आ गया, साथ में ही अपने भावार्थ भी बताने लगा। दादा दादी के साथ रामायण, महाभारत, पौराणिक कथाएं फिर देखी जाने लगी। ना सिर्फ देखी जाने लगी बल्कि इन कथाओं में जो मर्म छिपे हुए हैं, हम जब पुराने जमाने में छोटे हुआ करते थे तो दादा दादी से ये सब कहानियां सुना करते थे, पर बाद की पीढ़ी से ये सब चीजें गायब हो गई। आज ये पुनः स्थापित हो गई। आज दादा दादी कहानियां सुनाने लगे। सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम और ताश के खेल पुनः घरों में खेले जाने लगे। भारतीय मूल्यों की तो जैसे पुनर्स्थापना सी हो गई। पुरानी पीढ़ी के अनुभव और नई पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अब बिल्कुल एक दूसरे के साथ तारतम्य बनाने लगे। जिस नई पीढ़ी के गैजेट्स हमें ना तो समझ आते थे और ना हमें रुचिकर लगते थे, आज उन्हीं के माध्यम से सब चीजें इस ठहराव में हमारे सामने आ गई, और वही कारण है कि आज हम एक दूसरे को यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पारिवारिक मूल्य तो मुझे लगता है कि इस ठहराव में बहुत अच्छे रूप से उभर करके आए हैं। जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट यूं लगता है कि पुनः जीवित हो गया। जॉइंट फैमिली जो कि पिछले कुछ दिनों से हमें यूं लगता था कि ये व्यवस्था शायद अब लंबी नहीं चलेगी, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनने लगी थी, इवन कि हमारी मानसिकता भी ये होने लगी थी कि जॉइंट फैमिली रुकावट है वास्तव में हमारे जीवन के, तो क्यों ना हम अपने ढंग से जिए, अपने ढंग से आगे चलें। और ये मानसिकता धीरे धीरे व्यापक बनने लगी थी, और ये व्यापकता इस तरह बदलनी शुरू हुई कि हम सीमित फैमिली की तरफ चल पड़े। और सीमित में हम दो हमारे दो, और कहीं कहीं तो हम दो हमारे एक, और अब जो पिछले कुछ वर्षों में दौर था वो तो ये था, हम दोनों राजी, तीसरे की कहाँ जरूरत जी। अब इस माहौल में हमें यूँ लगने लगा था कि हमारी व्यवस्थाएं, हमारी पारिवारिक व्यवस्थाएं पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाएगी। पर इस
लॉकडाउन के पीरियड ने, इस वर्तमान समय ने ये हमें बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि जॉइंट फैमिली की कितनी बड़ी उपयोगिता है। आज जहां कहीं भी पिछले 40 दिनों के इस लॉकडाउन को हम देखें तो जहां कहीं भी जॉइंट फैमिली है, 3 पीढ़ियां जहां साथ में रह रही है, बच्चे हैं, बहू बेटे हैं, दादा दादी हैं, वो पीढ़ियां, वो घर अपेक्षाकृत अधिक अच्छे और सुंदर रूप में, संयमित रूप में, सुरक्षित रूप में जी रहे हैं, बजाय कि जो 2-3 लोग हैं। ये हम सब ने महसूस किया है और ये पुनर्स्थापना का अवसर ऐसा आया है कि सामाजिक क्षेत्रों में तो हमारी जो जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट है उनको पुनः पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आगे आने वाले समय में हम उस रूप में जॉइंट फैमिली नहीं बना सकें जैसी हमारे पहले थी, लेकिन जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट को हमें जीवित रखना, जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट को हमें समझना और जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट के अब जो लाभ है वो लेना बड़े आवश्यक लग रहे हैं। बड़ी स्पष्ट सी बात है, 3-4 या 2-3 भाई जिस घर में हैं या पिता है और जो संयुक्त परिवार रूप में रह रहे हैं, आज उन्हें इस बात का डर कम लग रहा है लॉकडाउन के बाद क्या होगा, क्योंकि ये काम नहीं तो वो नहीं तो वो, किसी एक का काम तो अच्छे रूप में रहेगा। पर जिन किसी के पास में एक एक तरह के काम हैं, वो सब आज व्याकुल हैं। वो काम चलेंगे तो बहुत चलेंगे और नहीं चलेंगे तो फिर किस तरह चलेंगे। तो देखिए ना, जॉइंट फैमिली का इनडायरेक्टली जो हम पहले समझते थे बहुत बड़ा फायदा है और बीच के वर्षों में हमें लगने लगा ये ठीक नहीं, आज हम पुनः मानते हैं ये बहुत बड़ा फायदा है। अतः आइए इस लॉकडाउन का ये सबक लें, जहाँ कहीं जॉइंट फैमिली है उन्हें मजबूती से बना के रखें और जहाँ कहीं बन सकती हैं उन्हें बनाने का प्रयास करें, और जहाँ नहीं बन सकती या नए ढंग से जो आ गई उसकी कोई खास बात नहीं, पर कम से कम हमारे संपर्क के सूत्र अब बहुत शानदार होने चाहिए। जिन भाइयों को, जिन काका बाबा को हमने थोड़ा दूर परे कर दिया था, ये लॉकडाउन का समय वैसे तो पास ले आया, क्योंकि फोन टेलीफोन पर सबकी बातें हो ही रही है, पर अब हमें समझना चाहिए हमें एक दूसरे का सहयोगी बन करके जीवन को जीना चाहिए। कल तक एक प्रश्न था, जिस भागदौड़ के दौर में हम जी रहे थे, हमारे सामने एक बात आती थी, इतनी भागदौड़ बना रखी थी हमने कि हम कहा करते थे कि ये जिंदगी तो भागते दौड़ते निकल जाएगी, एक खुदा एक जिंदगी और देना, तब वास्तव में जिंदगी जिएंगे। तो मुझे लगता है हमारे ईश्वर ने सुन ली, हमें एक जिंदगी दूसरी दी है जो कि लॉकडाउन के बाद शुरू हो। हमारी जिंदगी वाकई लॉकडाउन के बाद शुरू हो। अभी जिन पारिवारिक मूल्यों पर मैं बात कर रहा था, जो मैंने समझा है इस लॉकडाउन में और जिन पर मैं बहुत ज्यादा जोर देना चाहता हूँ, इन मूल्यों को हमें घर घर में समझना चाहिए। अभी 15-17 दिन का और लॉकडाउन आ गया हमारे सामने। हम ईश्वर से प्रार्थना तो यही करते हैं कि और आगे नहीं बढ़े, पर ये 15-17 दिन तो हमारे सामने है ही। आइए इन 15-17 दिनों में पारिवारिक मूल्यों को ठीक से समझने का प्रयास करें। जरा नजर मारिए चारों तरफ उन परिवारों पर जो संयुक्त रूप से हैं, और नजर मारिए उन परिवारों पर जो 2-3 में ही रह गए। अन्य शहरों से हमारी रिश्तेदारियों कि जिस तरह की वार्तालाप, जिस तरह की चर्चाएं हम कर रहे हैं, उन सब का फायदा इस लॉकडाउन में हमें मिला। पुनः हम एक परिवार के रूप में जुड़ने लगे, समय सारणियां सबकी बनने लगी, सीमित साधन में जीवन जिया जा सकता है। ये तो बड़ा स्पष्ट संदेश हमें प्राप्त हो रहा है। बड़ा स्पष्ट संदेश है कि सीमित साधन में जीवन को जिया जा सकता है। जितनी भागदौड़ हम कर रहे हैं वो सारी की सारी भौतिक सुखों के लिए कर रहे हैं, भौतिक सुविधाओं के लिए कर रहे हैं। जीवन को इतना कुछ नहीं चाहिए, ये हमने इन 40 दिनों में बहुत अच्छे से समझा है। हम बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाए हैं कि सीमित साधनों में जीवन जिया जा सकता है। इस समय सारणी ने, जो ठहराव की समय सारणी है, उसमें हमने वापस पूजा पाठ शुरू कर दिए, भजन कीर्तन शुरू कर दिए, रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा शुरू कर दिए। देखिए ना कितना इंटरेस्टिंगली हमारी अपनी पद्धतियां जो आयुर्वेदा के नाम से जानी जाती थी, हम इससे बिल्कुल दूर परे हो गए थे और यूं मानने लगे थे कि इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है।
कई बार तो प्रश्न उठा लिए जाते थे कि इससे क्या होने वाला है, पर आज देखिए वो सब वापस चल पड़ी है। प्राणायाम हो, ध्यान हो या कि व्यायाम हो, घरेलू उपचार की जितनी भी बातें हैं आज पुनः शुरू हो गई। अदरक का पानी, नींबू, काढ़ा, तुलसी, ये सारी की सारी चीजें आज कितनी महत्वपूर्ण हो गई। शुद्ध सात्विक भोजन जो कर रहे हैं, जिन्होंने किया है, उनकी इम्यूनिटी उनसे ज्यादा अच्छी मानी जा रही है जो शुद्ध सात्विक आहार नहीं करते। तामसी और राजसी आहार करने वालों से उनकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी है, ये बिल्कुल प्रमाणित है, जो कि शुद्ध सात्विक आहार करते हैं। ये सारी की सारी चीजें इस लॉकडाउन में अचानक हमारे सामने आई और हमारे मूल्यों को पुनर्स्थापित करती है। आइए इन्हें भूलें नहीं, इन्हें समझ ले में कितना सहज है। ना जिम जाना है, ना कोई यंत्र चाहिए, ना कोई पहनने के लिए अलग तरह की ड्रेस चाहिए, ना हाथ में रैकेट चाहिए, ना पीछे किसी तरह का बैग चाहिए, सिर्फ एक छोटी सी चटाई चाहिए, या कि एक आसन चाहिए, या कि एक दरी चाहिए, और हम अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। ये प्रमाणित हो रहा है, ये पिछले 40 दिनों से बिल्कुल प्रमाणित हो रहा है। अतः इन सब चीजों को अब लेकर करके आगे बढ़ना होगा। ये लॉकडाउन का बहुत अच्छा सबक हमें मिला है। ऑनलाइन लर्निंग, स्कूल भी, शिक्षा भी ऑनलाइन होने लगी और शिक्षण प्रशिक्षण भी ऑनलाइन होने लगे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि सामाजिक संगठन भी इस तरह ऑनलाइन होंगे और हम एक ही लाइन पर एक ही जगह बैठ कर करके अपने घर से इतने लोगों से इस तरह कॉन्टेक्ट कर सकें। पिछले कई वर्षों में मुझे बहुत अवसर मिले हैं सामाजिक बातें करने का, सामाजिक चर्चा परिचर्चाओं का, पर आज जितने मैं नजदीक फील कर रहा हूं आपको, उतना कभी भी मैंने स्टेज से फील नहीं किया। जब स्टेज पे खड़े होकर भाषण देते हैं और सामने ऑडियंस रूप में लोग बैठे रहते हैं, और आज जितनी आत्मीयता लग रही है घर बैठ के आपसे बात करने में, देखिए ना, लॉकडाउन ने हमारे स्नेह के सूत्र और जोरदार ढंग से जोड़ दिए। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चल पड़ा। हम देख रहे हैं हमारे बच्चे तो खूब जोर शोर से काम कर रहे हैं। ना सिर्फ बच्चे, बल्कि कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए लोग, प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, अनेक तरह के हमारे घर परिवार के सदस्य, यहाँ तक कि हमारी महिला सदस्याएं, सबके सब वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट से जुड़ गई है। शिक्षण प्रशिक्षण, सेमिनार, वर्कशॉप, ई पत्रिकाएं सब हमारे सामने आने लगी है। इस लॉकडाउन में एक चीज जो खुलकर के सामने आई वो ये आई है। जी एक मिनट इंटरवेन करूंगा, एक मिनट। आपकी वॉल्यूम थोड़ा लो आ रहा है, थोड़ा सा आपके लैपटॉप का वॉल्यूम और आपकी आवाज भी थोड़ा, कुछ लोगों का कंप्लेन आया है यूट्यूब से। थैंक यू। यूट्यूब पे मुझे जो लोग सुन रहे हैं उनसे विशेष क्षमा, और आप सबसे भी क्षमा। आवाज का तो थोड़ा एक अंदाज ऐसा ही है कि मैं लो वॉल्यूम पे रहता हूँ। चलिए वॉल्यूम खुद का ही बढ़ाता हूँ मैं। यूट्यूब के साथियों से विशेष आग्रह और विशेष स्नेह के साथ ये निवेदन, आज सहन कर लीजिए, उसके बाद मेरा भी वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी यूट्यूब पे इस तरह बात करने का ये पहला ही अवसर मिला है। अन्यथा मेरी आवाज, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में एक चीज जो सबसे अच्छी सामने आई, जो हमें बड़ी सीख दे रही है, वो ये दे रही है, सेवा और सहयोग के कुछ नए अंदाज हमारे सामने आए हैं। हमारे सरकारी कर्मचारी, जिन्हें वाकई मुझे तो लगता है कि जब से देश को स्वतंत्रता मिली तब से लेके आज तक हमने कभी उन्हें वो मान नहीं दिया जो मान आज हमारे मन में है। सेवा का जो सोपान आज हमारे सरकारी कर्मचारी, हमारे सरकारी अस्पताल, हमारे सफाई कर्मी दे रहे हैं, वैसे तो हमने कभी सोचे भी नहीं थे, पर ये सबक भी साथ में हमें दे रहे हैं। जिन सफाई कर्मचारियों को हम सदैव दोयम दर्जे का मानते रहे हैं, यहाँ तक कि हम तो जात पात की बात भी करते रहे हैं, अब आवश्यकता है कि हम आने वाले भविष्य में उनके साथ मानवीयता के सूत्र बहुत गहरे जुड़े। अब ये बात ठीक नहीं रहेगी। आज भी अनेक जगह पर, अनेक गांवों में ये देखा जाता है कि किसके हाथ का पानी पीना
यहाँ तक देखा जाता है कई लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, उनको उत्सव नहीं मनाने दिया जाता, उन्हें बड़े लोगों के साथ बैठने नहीं दिया जाता। कृपया इस लॉकडाउन से ये सीधा सबक समझिए कि मानवता और मानव बिल्कुल एक समान है। अतः मानवता को सर्वोच्चता दीजिए। मनुष्य रूप में जो भी व्यक्ति हमारे सामने है वो हमारे समकक्ष है। जातीय संगठन बनाना बिल्कुल एक अलग बात है और मानवता को मानना बिल्कुल दूसरी बात है। इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का आपसी परस्पर मतभेद मत पालिएगा। जातीय संगठन जाति विशेष की उन्नति के लिए बनाए जाते हैं, जाति विशेष की उन्नति के लिए कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि हमारी ही जातीयता श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति को, मुझे अपने दादाजी पर बड़ा अभिमान है क्योंकि मेरे दादाजी बहुत अच्छे थे, पर इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि किसी दूसरे को अपने दादाजी पर अभिमान नहीं होना चाहिए। सबके दादाजी श्रेष्ठ हैं, हर व्यक्ति को अपने दादाजी पर अभिमान होना चाहिए। तो वैसे ही सभी जातीय संगठनों को अपनी जाति पर अभिमान होना चाहिए। जातीय संगठन परस्पर मतभेद के लिए नहीं है, जातीय संगठन परस्पर मिलकर करके, क्योंकि हम 130 करोड़ लोगों के लिए सोचें, ये काम तो मोदी जी कर सकते हैं, भारत सरकार कर सकती है, पर हम लोग हमारी जातीयता के लिए सोचें, हमारी जाति के उत्थान के लिए सोचें, तो ये काम हम थोड़ा सहजता से कर सकते हैं। आइए पुनः आते हैं उस बात पर। इस लॉकडाउन के समय में मैंने देखा है कि न्यूज चैनल की जो बहस थी वो थोड़ी कम हो गई। आजकल हम थोड़ा कम सुनने लगे क्योंकि अब वो कोरोना का रोना हमें अच्छा नहीं लगता और लगना भी नहीं चाहिए, इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है। अब तो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, इन सब के चलन आ पड़े हैं। किताबें, संगीत, कुकिंग, कविताएं, नए पुराने गीत, हास्य, टिकटॉक, ये सब नई नई चीजें चलन में आई है और हम सब इन्हें खूबसूरती के साथ देख रहे हैं, इन्हें जी रहे हैं। आने वाला कल कैसा होगा, ये हमारा एक खास सोचने का विषय जो हमारा है खास, वो यही है, आने वाला कल कैसा होगा। जिंदगी छोटी पड़ती है जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी छोटी पड़ती है जिंदगी को समझने के लिए। ईश्वर एक जिंदगी और दे दे जिंदगी जीने के लिए। हमें ये जिंदगी मिली है, बाकी किसी को मिले नहीं मिले, इतिहास के पन्नों पर हम दर्ज रहेंगे। हमें ये जिंदगी मिली है वाकई कि हम दूसरी जिंदगी जिएंगे। आने वाले कल के बाद एक दूसरी जिंदगी हमारे सामने आएगी। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक, सबके रूप बदलेंगे, सबके बदले हुए रूप हमें मिलेंगे। आर्थिक स्वरूप, व्यापार, रोजगार, काम धंधा, पिछले 40 दिनों से जब से लॉकडाउन हुआ है, पुरुष वर्ग, और अब तो पुरुष वर्ग नहीं, महिलाएं भी उतना ही समझती है, उतना ही सक्रियता से कार्य करती हैं। हम सब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आने वाला समय किस तरह के व्यापार, रोजगार या काम धंधा लेकर के आएगा। मैं अकेला क्या, कोई भी नहीं बता सकता कि किस तरह के रूप स्वरूप बदलेंगे। हाँ, ये हम जरूर कहते हैं, संपूर्ण विश्व के कॉरपोरेट हाउसेस, सारी सरकारी बॉडीज, यहाँ तक कि हर समझदार अर्थशास्त्री इस गणना में लगा हुआ है कि आने वाला कल कैसा होएगा, आने वाले विश्व की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, हम भारतीयों की अर्थव्यवस्था कैसी होगी। ठीक उसी तरह से हर हाउसेज लगे हुए हैं अपनी अपनी अर्थव्यवस्था समझने में, और हम व्यक्ति लगे हुए हैं, हर परिवार के व्यक्ति लगे हुए हैं इस बात को समझने के लिए कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। व्यापार और रोजगार उन्हें जब शुरू होंगे तो एक नए रूप में हमारे सामने आएंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। इनके रूप स्वरूप बदलेंगे। कुछ व्यापार तुरंत आरंभ होंगे, कुछ बहुत स्पीड में आएंगे, कुछ धीमे पड़ेंगे, कुछ को गति बनाने में समय लगेगी, और कुछ के तो पूरे के पूरे रूप स्वरूप बदल ही जाएंगे। जैसे कि बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, ट्रेवल्स, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, इवेंट्स, ये सब है, ये एक नए रूप में हमारे सामने आने वाले हैं। केमिकल है, फार्मा है, मेडिकेयर है, हाइजीन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, यहाँ तक कि आयुर्वेदा, ये बड़े जोर शोर में एक दूसरे रूप में हमारे सामने आएंगे। वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट अभी हम समझ रहे हैं, ये तो निश्चित रूप से आने ही वाला है, और ये जब आएगा तो हमारे सामने
बहुत सारी बातें न्यारे डंकी लेके आएगा। हमारे घर की अर्थव्यवस्था, हमारे ऑफिस की अर्थव्यवस्था, हमारे कामकाज की अर्थव्यवस्था, इन सब पे फर्क डालेगा। बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीजें हैं उन सब पे बहुत एक न्यारे डंक का फर्क पड़ेगा। इन सब की अभी सिर्फ कल्पनाएं की जा सकती है। ऑफ कोर्स इन 40 दिनों में संबंधित लोगों ने बहुत काम किया है। जो जिस फील्ड से संबंधित है उस फील्ड में लोगों ने खूब बढ़ चढ़ काम किया है। हाँ, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन 40 दिनों में खूब रामायण महाभारत देखी है, खूब नेटफ्लिक्स पे सिनेमाएं और बड़े बड़े सीरियल्स देखे हैं, खूब ताश खेली है, खूब गपशप की है और खूब कोरोना के लिए फॉरवर्ड्स भेजे हैं। पर वो भी बहुत लोग हैं जिन्होंने कि आगे आने वाले विश्व को किस रूप में चलाना है उसके बारे में भी बहुत चिंतन किया है। देखिए, एक छोटी सी बात, हो सकता है कि ट्रेवल एजेंसी, ट्रेवल से जुड़ा हुआ जितना भी बिजनेस है वो सारा का सारा विश्व में एक न्यारे रूप में सामने आए। पर मुझे ये बड़ी आशा दिख रही है कि भारत जो कि पूरी तरह से सौंदर्य से भरा हुआ है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, पुरातत्व से भरा हुआ है, राजे रजवाड़ों से भरा हुआ है, हमारे सारे के सारे राज्य एक से एक खूबसूरत चीजें ऐसी रखते हैं जो कि पर्यटन के लिए उपयोगी है, पर्यटन के लिए दर्शनीय है। इस देश में हमारे पास में पहाड़, पठार, सागर, नदियां, मैदान, रेगिस्तान सब एक से एक खूबसूरत है। तो मुझे लगता है कि ऐसा विश्व बदलेगा कि भारत जो है वो निश्चित रूप से पर्यटन में एक उभर करके नारी शक्ति आएगा। आइए बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। बहुत ज्यादा बात नहीं की जा सकती क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग ढंग की चिंता है। सैलरीज पूरी मिलेगी कि कट होके मिलेगी, बोनस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, स्टाफ कितना रहेगा, हर व्यक्ति की, हर व्यापार की अपनी अपनी गणना है, अपनी अपनी कैलकुलेशन है। आप में से अनेक लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वेबिनार्स इन्हीं विषयों पर लगातार चल रहे हैं। हमारे अपने समाज के भी बहुत लोग इस तरह के वेबिनार्स कर रहे हैं। 2 दिन से आपने देखा होगा ब्रिजकॉन, सुरेश जी लखोटिया पुना वाले, जो कि इसके फाउंडर हैं MIG में, जिन्होंने ब्रिजकॉन शुरू किया, बहुत खूबसूरती से उनके 2 दिन के सेमिनार में अनेक सारे स्पीकर्स आए और उन्होंने एक नए ढंग की रचना सामने रखी कि किस तरह के आर्थिक जगत सामने आने वाला है। ठीक इसी तरह से स्मार्ट सर्कल, जगदीश जी सारडा चेन्नई वाले, उन्होंने बहुत सारे ऐसे सेमिनार, वेबिनार्स रखे हैं इन दिनों में, जिनमें कि टॉप लेवल के इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेशनल्स, यहाँ तक कि कई वो उद्योगपति आए हैं जो कि मोटिवेशन के साथ उद्योग चलाते हैं। उन सब लोगों ने एक अपनी अपनी रूपरेखा रखी है। मेरा सिर्फ ये कहना है, आर्थिक चुनौतियां निश्चित रूप से खुल के सामने आएगी, इससे कहीं कोई ना नहीं कर सकते। पर यह भी सत्य है कि 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने विश्व पुनः उसी तरह अपनी गति पकड़ेगा और उस गति में फिर हम नए ढंग से आगे बढ़ेंगे। चूंकि मेरे विषय परिवार से संबंधित, समाज से संबंधित अधिक रहते हैं, तो अब मैं जो आपसे बात करना चाहूंगा वो करना चाहूंगा शारीरिक स्वरूप के। आने वाले कल में हमारा शारीरिक स्वरूप डेफिनेटली एक नए ढंग से बदलेगा। कबीर जी ने, संत कबीर दास ने सैकड़ों वर्ष पूर्व एक भजन में लिखा है, होशियार रहना जी नगर में चोर आएगा। कबीर जी ने लिखा है, होशियार रहना जी नगर में चोर आएगा, घर ना तोड़े किला ना फोड़े, अपना कोई रूप नहीं दिखाएगा, आते जाते नजर ना आए पर तुझे साथ ले जाएगा। होशियार रहना जी नगर में चोर आएगा। कबीरदास जी ने 400-500 वर्ष पूर्व ये भजन लिखा तो निश्चित समय उनके मन में काल की ही बात रही होगी कि जब काल आता है तो पता नहीं लगता वो किस तरह आता है। पर मुझे लगता है ये भजन आज के वातावरण में कितना सटीक बैठता है। होशियार रहना जी नगर में चोर आएगा। अब तो नगर नहीं, एक एक नगर, महानगर, पूरे विश्व में सब जगह ये चोर घुसा हुआ है। तो अब इस चोर से क्या होशियारी बरतें
ये प्रश्न आता है। कबीरदास जी जिस होशियारी की बात करते थे वो तो उसकी बात करते थे कि तू परमात्मा को समझ, तू जीवन को समझ, तू तेरे आने का उद्देश्य समझ, तू इस लक्ष्य 84 से किस तरह मुक्ति पाएगा ये बात समझ। खाली तू इस माल खजाना और धन दौलत में मत रह जाना, क्योंकि वो चोर जो आएगा वो तेरे माल खजाने कुछ नहीं ले जाएगा, वो तो तुझे ही लेके जाएगा। कबीरदास जी ने उस समय ये बात लिखी और उस समय की होशियारी कि किस तरह सावधानी बरतनी आज भी वैसी की वैसी। जीवन के प्रति तो वो बातें उतनी की उतनी सटीक है, पर अब जो होशियारी हमें अपने शारीरिक श्रम को, शारीरिक उद्देश्यों को, शरीर सोरस को बनाने के लिए रखनी पड़ेगी, उसमें बहुत सीधी सी बात है। आज जो नियम सरकार ने बनाए वो अनुशासन रूप में, बंधन रूप में हमें लगते हैं। शुरू शुरू में तो झुंझलाहट भी पैदा कर रहे थे। ये क्या मुंह पे पट्टी बांध के चलना है, ये क्या हाथों को धोना है, ये क्या दूरी रखनी है, हम तो मिलने की बात करते हैं, आप दूरी की बात करते हैं। ये नहीं समझ आता था। शुरू शुरू में ये बात हमें नहीं समझ आती थी, पर अब ये सत्य है कि आने वाले कल में ये हमारी जीवन शैली का अंग बनेगा। अब हमें पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ानी होगी, योग प्राणायाम और साधना से गुजरना होगा, स्वच्छता पर पूर्ण ध्यान देना होगा, खान पान के तौर तरीके बदलने होंगे, मास्क तो लगाना ही पड़ेगा और सोशल दूरियां, दिलों से दूरी नहीं रखनी है, पर ये जो दूरी बनानी है वो बना के ही रखनी पड़ेगी। यात्राएं सावधानी से करनी पड़ेगी। कल तक जो हम जीवन जीते थे उस जीवन में जो कुछ भी फर्क आया है उस फर्क को निश्चित रूप से समझना पड़ेगा। शारीरिक जितनी भी उन्नति हम करेंगे, क्योंकि ये सत्य है, तन मन और धन तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो रियल में तन तो सबसे पहले है ही, क्योंकि ये कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। यदि निरोगी काया नहीं होगी तो आगे के कोई भी सुख ना तो हम भोग सकते और ना उन सुखों में हम जा सकते। अतः अब स्वास्थ्य के प्रति हमें बहुत जागरूक होना पड़ेगा। पर ये भी देखिए ना कितना सहज बन गया, कहीं नहीं जाना है। अब हमें कहीं नहीं जाना है, अपने ही घर पर, अपने ही बिस्तर में, या कि बिस्तर के पास में एक छोटी सी जगह में एक चटाई या कि एक आसन या कि एक दरी या कि एक चादर लेकर के हम अपने स्वास्थ्य को बहुत मजबूत बना सकते हैं। पिछले 40 दिनों में ये बात तो हमने बहुत अच्छे से सीख ली, और जिन्होंने नहीं सीखी है उनको अब मैं कहना चाहता हूँ अभी भी 15-17 दिन का टाइम है, ये जरूर सीख लीजिए, क्योंकि ये जीवन भर काम आएगी। हमारे बुजुर्ग, हमारी अग्रज पीढ़ी सदैव इन बातों को करती रही, मानती रही, हमें बताती रही, पर हम ठुकराते रहे। अब पुनः लौट करके हम वहीं पहुंचे हैं, तो अब इसका लाभ हमें लेना चाहिए। पारिवारिक स्वरूप, हमारा पारिवारिक स्वरूप अब किस तरह बदलेगा, इस बात को थोड़ा मैंने पहले कहा था, पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा। जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट को समझिए, जहां तक जॉइंट फैमिली है उन्हें बना के रखिए। थोड़ा बहुत ऊंच नीच सब जगह चलता है, कोई भी ना ये ना समझे कि जॉइंट फैमिली बड़ी दुखदाई होती है, या कि जॉइंट फैमिली में निर्णय लेने में समय लगता है, या कि जॉइंट फैमिली में मन की नहीं कर सकते, या कि जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोगों के मनों को देखना पड़ता है, या कि जॉइंट फैमिली में बड़ों की बहुत चलती है, या कि जॉइंट फैमिली में हम हमारे ढंग से ना खा सकते, ना रह सकते, ना जी सकते। ये सारी बातें जीवन में बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। वास्तविकता ये है कि जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट के जितने लाभ हैं, जितने मजे हैं, उसकी कोई गणना की नहीं जा सकती। और इन 40 दिनों में मैंने मेरे अपने अध्ययन से इस बात को बहुत गहराई से समझा है कि जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट जो कि भारत की अपनी देन है, इसे बना के रखिए। इसका तात्पर्य ये नहीं हो सकता है कि आपको 2-3 घरों में भी रहना पड़े। बम्बई जैसे महानगर में अगर 2-3 कपल्स होते हैं, बच्चे होते हैं, ये जरूरी नहीं है। बड़े महानगरों में भी ये जरूरी नहीं है। लेकिन जॉइंट फैमिली की जो सबसे पहली जरूरत है वो ये नहीं है कि घर एक होना चाहिए, ये नहीं है कि रसोई एक होनी चाहिए। जॉइंट फैमिली की सबसे बड़ी जरूरत है वो ये है, मन एक होना चाहिए। मन एक होना चाहिए। यदि मन एक है तो रसोई के भी रास्ते निकल आएंगे,
रहने के भी रास्ते निकल आएंगे, ऊपर नीचे रह सकते हैं, अगल बगल रह सकते हैं, यहाँ तक कि दूसरे शहर में भी रह सकते हैं, कहीं कोई कहानी नहीं है। पर अगर मन एक है तो इस फैमिली का बहुत आनंद लिया जा सकता है। मेरा बड़ा पुरजोर निवेदन है सामाजिक स्तर पर कि इस कॉन्सेप्ट को पुनः समझिए, इस कॉन्सेप्ट को जीवित करिए, वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए इस कॉन्सेप्ट में जो परिवर्तन करना है वो करिए, पर कार व्यवहार जहां तक हो एक साथ रखिए, जीने का अंदाज एक साथ रखिए, और अलग भी हो तो कम से कम इस रूप में हो कि एक दूसरे के लिए मन में आदर रहे, प्यार रहे। इस 40 दिनों में इस जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट पे मैंने सबसे अधिक अध्ययन किया है और सबसे अधिक मनन किया है। खुद बहुत बड़े परिवार में रहता हूँ, इसलिए इस परिवार को समझना मेरे लिए बहुत सहज है, बहुत सहज है। पर मैं ये संदेश जो कि पिछले 20-25 वर्षों से लगातार जा करके समाज में देख रहा था, समझ रहा था, मुझे पुनः समझ आया है। आज देखिए ना, आज जहां कहीं भी अब फैमिली का ही आनंद देखिए। आज हमारे बच्चे, क्योंकि जब से ये बीमारी चली है, जब से हम लॉकडाउन में आए हैं, ये सबको समझ आ रही है कि बड़ी वाली पीढ़ी है, सीनियर सिटीजन्स की पीढ़ी है, वो जल्दी लपेटे में आते हैं। वो आते हैं कि नहीं आते ये तो भगवान जाने, पर ये वास्तविकता है कि ये माना गया है कि वो लपेटे में जल्दी आते हैं और युवा कम लपेटे में आते हैं। तो आज प्रत्येक घर में मैं देखता हूँ कि युवा इतने सतर्क हुए हैं, कोई नहीं चाहता है कि उसके पेरेंट्स दरवाजा खोल के बीमार हैं। ये आत्मीयता के संबंध इस लॉकडाउन ने हमको दिए हैं। जिस बड़ी पीढ़ी ने ये मान लिया था कि ये युवा पीढ़ी, हर घर की युवा पीढ़ी अपने आप में जीती है, जब देखो मोबाइल पे रहती है, जब देखो लैपटॉप पे रहती है, भक्ति हुई सी आती है, भक्ति हुई सी जाती है, अपने ढंग से सोती है, अपने ढंग से खाती है, अपने ढंग से रहती है, हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं रखती। वो युवा पीढ़ी आज प्रत्येक घर में अपने से बड़े वालों के प्रति पूरी तरह से जागरूक बने हुए हैं, और ये दर्शाता है कि हमारी जो ये जड़ें हैं, ये हमारी जो पारिवारिक जड़ें हैं, ये बड़ी मजबूत है। मैं नहीं जानता पाश्चात्य जगत में इस तरह कुछ होता है कि नहीं होता है, बहुत कुछ जानते भी हैं हम, ऐसा नहीं है नहीं जानते, पर हमारे भारतीय घरों में ये जो एक समय आया है वापस स्नेह के सूत्र जोड़ने का, पारिवारिक रिश्तों के मान सम्मान का, एक दूसरे के साथ स्नेह प्यार का, इसे समझिए और इसे गहराई से जानिए। पारिवारिक स्वरूप में अब तक आपने समझ ही लिया होगा कि हमारी पीढ़ियां किस तरह से जी रही है। 3 जनरेशन, तीन पीढ़ियों की बात जब भी हम करते थे, इस लॉकडाउन से पहले तक मेरे सामाजिक चिंतन में भी ये बात लगातार सामने आती थी कि पीढ़ियों के अंतराल इतने बड़े हुए हैं, पीढ़ियों के अंतराल इतने ज्यादा बढ़ गए कि हम किस तरह एक दूसरे को समझें। कुछ तो स्वाभाविक भी है, 25-30 वर्ष वाली जो पीढ़ी है वो जिस माहौल में जन्मी है, जिस माहौल में बड़ी हुई है, जिस तरह का विश्व उन्होंने देखा है, जिस तरह की शिक्षा दीक्षा, जिस तरह का वातावरण उन्होंने पाया है, वो हमारी पीढ़ी नहीं समझ पाएगी, और इसीलिए हमें ये पीढ़ियों का अंतराल लगता था। पर इन 40 दिनों के लॉकडाउन में हमने इस बात को अच्छे से समझा है। हमें पूरी कोशिश हुई है, हमें पूरा ये अवसर मिला है कि बड़ी पीढ़ी क्या सोचती है, बड़ी पीढ़ी कैसे रहती है, हमारी युवा पीढ़ी क्या सोचती है और किस तरह रहती है। प्रश्न आ सकता है कि हमने समझा है कि हमने हमारी दूरियां बढ़ाई है, हमने समझा है कि हमने दूरियां बढ़ाई है, पर यदि आपने दूरियां बढ़ाई है तो पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो 15 दिन का लॉकडाउन मिला है उसमें इस पीढ़ी को समझिए। बड़ी पीढ़ी, मेरी पीढ़ी जो कि सीनियर की पीढ़ी है, उनसे कहना चाहता हूँ कि पहले आप समझिए। अब ये आपके समझने का समय है, आपको समझना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जो पीढ़ी 25-30 वर्षों में डेवलप हुई है, यानी कि बड़ी हुई है, उस पीढ़ी में और हमारे सोच में, तौर तरीके में, सब चीज में बहुत फर्क है। अतः आवश्यक है बड़ी पीढ़ी हमें समझना होगा। हम जो अनुभव दे रहे हैं वो अनुभव देने का पुनः अवसर है, पर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि वो कुछ चीजों में हमसे बहुत आगे चले गए। जैसे अभी समझ लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक, अभी हमारी तो ये स्थिति है कि बटन लेफ्ट वाला दबाना है कि राइट वाला, उसमें भी हमें किसी की आवश्यकता है, और उस पीढ़ी के लिए ये सहज काम है, और आने वाला समय इन्हीं सब चीजों पे चलने वाला है।
अतः उनकी अपनी जो शिक्षा दीक्षा है, उनके जो तौर तरीके, उनके अपने जो रंग ढंग है, उनका सम्मान करना हमारे लिए भी आवश्यक है। अब वो समय नहीं रहा कि हम वस्त्र परिधानों की, अलंकारों की, पुराने समय में कैसे रहते थे, किस तरह के हमारे रीति रिवाज थे, किस तरह की परंपराएं हमने जी, उन सब पे बात करने की अब इतनी आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य ये कतई नहीं है कि पत्र परंपराएं छोड़ दी जाए। हमारे अपने जो नियम कानून कायदे हैं, हमारे जो अनुशासन है, उनसे परे जाया जाए। पर यह समझना आवश्यक है कि क्या जीवन उसी में रहेगा? अब नहीं रहेगा जीवन उनमें, क्योंकि वो चीजें बदल चुकी है। अगर थोड़ा सा घूम के देखें, मेरी पीढ़ी आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा घूम के देखें तो ये भी तो बड़ा स्पष्ट है। हमसे आगे वाली जो पीढ़ी थी, दादाजी की, परदादाजी की, वो भी तो सर पे पगड़ी लगाती थी, टोपी लगाती थी, कुर्ता पहनती थी, धोती पहनती थी, छड़ी रखती थी। हमारी पीढ़ी ने एक भी चीज ली क्या? नहीं ली थी। तो हम क्यों सोच रहे हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वही आने वाली पीढ़ी करे? स्वाभाविक है, समय के साथ चीजें बदलती हैं, समय के साथ वस्त्र परिधान बदलते हैं, समय के साथ खान पान भी बदलते हैं, समय के साथ रीति रिवाज भी बदलते हैं, समय के साथ परंपराओं में भी परिवर्तन होते हैं। पर यह भी सत्य है कि परंपराओं के परिवर्तन का तात्पर्य ये नहीं है कि सत्य है वो असत्य हो जाता है। नई पीढ़ी, आपको भी कहना चाहता हूँ, आपने हमें समझा होगा इन 40 दिनों के लॉकडाउन में। आप ये मत कहिएगा कि हम तो आपको जन्मे तब से समझते हैं, वो तो हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। जब से आप जन्मे हम भी आपको समझते हैं, और जब से आप बड़े हुए आप भी हमको समझते हैं। पर वास्तव में आप गहराई से समझिए, इतना समय कभी भी नहीं मिला था, और शायद मिल भी नहीं सकता था, और आगे मिलेगा भी नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में हमको मिला है। क्योंकि हम घर के दरवाजों में बंद हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, अब एक दूसरे को समझने का भी प्रयास करें। हमारी जो बड़ी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे अनुभवों का लाभ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हमें नहीं आते हैं, हो सकता है कमाई आप हमसे ज्यादा करते हैं, पर एक बहुत बड़ी अनुभव की दुनिया हमारे पास भी 40, 50, 60 वर्ष हमने भी तो जिए, हम भी तो जानते हैं रिश्ते नाते कैसे पाले जाते हैं। प्रथा परंपराएं, तात्पर्य ये नहीं है कि आपको उन्हीं में जीना है, पर ये भी तो है ना कि उनके बिना जी के क्या करेंगे? उनके बिना जी के क्या करेंगे? आप भी तो नई नई, जितने भी उत्सव आप बनाते हैं, जितनी भी नई नई चीजें लाते हैं, वो सब आप अपने हिसाब से लाते हैं, तो वैसे ही वो पुरानी हमारे हिसाब से चली हुई है। तो 30 त्योहारों का भी आनंद लीजिए ना। आप अपने वस्त्र अलंकार जितने भी पहनना चाहते हैं, युवा पीढ़ी, आपसे कहना चाहता हूँ, हम बिल्कुल तैयार है छूट देने के लिए। पर ये क्या जरूरी है कि जिस दिन 30 त्योहार हो और घर की सासू माँ या कि दादी माँ चाहती है कि आज लाल पीले वस्त्र पहने जाए, उसी दिन क्यों काले सफेद पहने जाए? आप जब पार्टी में जाते हैं जो मर्जी पहनिए, जिस तरह आप जीना चाहते हैं जिए ना। पर जब घर के कुछ तीज त्योहार होते हैं, घर का कुछ आनंद होता है, वो आनंद यदि बड़ी पीढ़ी उन छोटी छोटी चीजों में लेती है तो लेने दीजिए ना, लेने दीजिए ना। उन वस्त्र अलंकारों में आप क्यों नहीं आनंद लेना चाहते? बहुत छोटी सी बात है, पर घर का वातावरण बड़ा सुंदर बनता है। इन 15-17 दिन के लॉकडाउन के पीरियड में इन बातों को जरा गहराई से समझिए। बातें बहुत छोटी है, पर जीवन इन्हीं में चलता है। पारिवारिक रिश्तों के मान को हमें बढ़ाना चाहिए। अब हमारा एक स्वरूप बदलने वाला है, निश्चित बदलने वाला है, जो मुझे बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है और आप सबको भी दिख ही रहा है। अब हमारे भविष्य के विवाह शादी के मांगलिक प्रसंग निश्चित रूप से उस रूप में नहीं होंगे जिस रूप में जनवरी तक हो रहे थे। जनवरी तक, फरवरी तक जिस तरह के हमने मांगलिक प्रसंग मनाए हैं, विवाह शादी मनाए हैं, आने वाले समय में उनका रूप स्वरूप वो नहीं रहेगा, और वो रूप स्वरूप निश्चित रूप से बदलेगा। अब ये सीमित होने ही वाले हैं, सरकार के कारण भी होने वाले हैं, अनुशासन के कारण भी होने वाले हैं, और कुछ वास्तविकता के कारण भी होने वाले हैं। तो आइए ना, हम पहले से इन बातों को समझें। उन भव्यताओं का, उन प्रदर्शनों का, उन दिखाओं का जो दौर था, उसे अब थोड़ा कम करते हैं। अब उसे कम करते हैं, करना भी पड़ेगा। क्या यह संभव नहीं हो सकता कि हम हमारे मांगलिक प्रसंग अब परिवार, स्वजन और निकट मित्रों तक मनाएं? आइए विचार तो करिए। अब हमें विचार करना पड़ेगा। आज तो माना कि 50 लोगों की रिस्ट्रिक्शन है, कल हो सकता है वो 100 पे आए, 200 पे आए। वो 1000-2000 वाली कहानियां तो मुझे नहीं लगता है कि वापस आएगी। वो कहानियां आनी तो मुश्किल ही लगती है। पर फिर भी अब इस लॉकडाउन के पीरियड में ये बात बड़ी स्पष्ट करनी चाहिए हमें, और स्पष्ट रूप से समझनी भी चाहिए
ये जो हमारे मांगलिक प्रसंग है, खास करके विवाह शादी के आयोजन है, क्या ये इसी रूप में होंगे? नहीं होंगे। पर एक बात जरूर है, हम मारवाड़ी लोग और खास करके महेश्वरी अग्रवाल हम जो वैश्य वर्ग के लोग हैं, हम लोगों में तो एक खास बात रहती है कि विवाह योग्य बच्चा बच्ची जैसे ही आने शुरू होते हैं तो हम 5-7 वर्ष पहले ही मानसिक रूप से तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। ये बात आ सकती है कि आने वाले समय में 1-2 साल में जिन बच्चों के विवाह हो, या जिन बच्चों के विवाह अभी लाइन में चल रहे हैं, जिनके अभी थोड़े आगे स्थगित हो गए हैं, उन सब के पेरेंट्स ने वैसी तैयारियां कर रखी हो, पर क्या उसी तैयारी के अनुरूप विवाह करना आवश्यक है? अब नहीं, क्योंकि अब आर्थिक जगत का बहुत बड़ा फर्क अर्थ जगत पर आने वाला है। अतः मेरा तो बहुत स्पष्ट कहना है, ये एक सामाजिक संदेश समझ लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो भी योजना बनाई है अपने बच्चे बच्ची के विवाह की, परिवार में जो भी योजना बनी है, निश्चित करिए उस योजना का बस 50% आप विवाह में लगाएंगे और 50% जो भी आपकी योजना है वो आप अपनी बच्ची को, बहू को या कि बेटे को दे दीजिए। 20 लाख का यदि आपने निश्चय किया है तो कोशिश करिए, कोशिश क्या हो जाएगा, 10 लाख में विवाह करिए, 10 लाख रुपए बच्चे को दे दीजिए। 50 है तो यही बात करिए, 1 करोड़ है तो यही बात करिए, और 2, 4, 5, 10 करोड़ जो एक उच्चतम वर्ग है हमारे समाज का, 5 से 10% का, उसे मैं प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ, पर उसकी बात सर्वे साधारण के साथ नहीं की जा सकती। अतः उनकी तरफ हमें देखने की अधिक आवश्यकता नहीं। हमें तो समाज में जो 10% उच्चतम वर्ग है उसके बारे में नहीं, और जो 10% बिल्कुल साधारण है उसके बारे में भी एक नैरे ढंग से सोचने की बात है। पर जो बीच का 70-80% मध्यम वर्ग है, जो साधारण मध्यम से और मध्यम के बीच का वर्ग है, उन सब के लिए सोचने की बात रहती है। और मुझे लगता है अब समय आ गया कि हम हमारे आयोजनों का रूप स्वरूप ऐसा बनाए। ये सत्य है, महाजनो यन ज्ञान से पंथा, जो बड़े लोग करते हैं वही सब अनुसरण छोटे करते हैं। अतः जितने भी बड़े हैं वो बड़े चाहे बुद्धिमत्ता में हो, चाहे श्रीमंत हो, या कि सामाजिक रूप में जो अग्रणी हो, अग्रणी बन करके अब ये कार्य करने पड़ेंगे, तब समाज के सामने स्पष्ट संदेश जाएगा। आइए मांगलिक प्रसंगों को, विवाह शादियों को अब सीमित करें, आनंद भरपूर लें। मौज मस्ती और मनोरंजन और आनंद जो है ये वाकई भव्यता से नहीं जुड़े हुए हैं, ये तो आपकी मानसिकता से जुड़े हुए हैं। इन 40 दिनों के लॉकडाउन में हम में से अनेक लोगों ने इसी जूम के माध्यम से, इसी तरह के माध्यमों से 40-40, 50-50, 80-80 खिड़कियां खोल करके कभी भजनों का आनंद लिया है, कभी गानों का आनंद लिया है, कभी अंताक्षरी का आनंद लिया है, कभी मनोरंजन का आनंद लिया है, कभी कविता पाठ का आनंद लिया है। तो तात्पर्य ये हुआ ना कि आनंद के लिए भव्यता की जरूरत नहीं है, मनोरंजन के लिए भव्यता की जरूरत नहीं है, मनोरंजन के लिए मानसिकता की जरूरत है, मन भावन बनने के लिए मानसिकता की जरूरत है। और यदि आपकी मानसिकता है कि कोई भी चीज का आनंद लिया जा सकता है तो आप ले सकते हैं। अतः भव्यता और दिखावा बिल्कुल अलग चीज है। आनंद करना, मौज मस्ती करना, रिश्तेदारी निभाना, रिश्तों में रहना, ये बिल्कुल अलग चीज है। अतः इसे स्पष्ट समझिए। 15-17 दिन का समय और है इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस बात को जरा गहराई से समझिएगा। वर्क फ्रॉम होम अब आने वाला है, आ भी चुका है और आगे खुल करके आएगा। ये वर्क फ्रॉम आएगा तो ये अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं। बाद में जब आएगा आर्थिक फायदा देगा हमें, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हो सकता है हमें समय, श्रम ये सब कम करने पड़े या अधिक करने पड़े, लेकिन इनके फायदे हमको खूब मिल सकते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि एक नए तरह का वातावरण हमारे घर में बनेगा। आज तो हम वर्क फ्रॉम होम हमारे हिसाब से कर रहे हैं, पर जब ये परमानेंट आ जाएगा तो महानगरों में, खास कर करके मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पर हम 1, 2, 3, 4 रूम के फ्लैट में रहते हैं, अधिकांश हमारे जो घर हैं वो 2 से 3 बेडरूम के हैं। ऐसे में पीढ़ियों को साथ रहना, बच्चों का साथ रहना, एजुकेशन भी, लर्न फ्रॉम होम भी चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, और घर के काम भी चल रहे हैं। इन सब का सामंजस्य बैठाने की मानसिक तैयारी हम सबको आज से ही करनी पड़ेगी। अभी तो ये ट्रांजिट पीरियड है, जब ये परमानेंट हो जाएगा तो ये भी अपने आप में एक नए ढंग से उभर के सामने आएगा। यूँ तो कहते हैं
आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी आविष्कार होते जाएंगे। पर समझदारी की बात यह है कि हम अभी से इस मानसिक तैयारी को कर लें कि वो कौन सी टेबल होगी, वो कौन सा कोना होगा, या कौन सा बेड का हिस्सा होगा जिस पर बैठ करके हमें काम करना है। मानसिक रूप स्वरूप अब बदलेंगे। आने वाले पीढ़ी, आने वाले समय में ये मानसिक रूप स्वरूप निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तन मन धन तीनों जो हैं, ये हर व्यक्ति को मजबूत चाहिए। लेकिन देखिए ना, तन और धन के बीच में मन को लिया है। तन और धन के बीच में मन को लिया है, यानी तन भी सुंदर तभी मिल सकता है, सुदृढ़ तभी मिल सकता है जबकि आपका मन मजबूत हो, और धन भी आपका तभी शक्तिशाली हो सकता है, तभी जमा हो सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है जबकि आपका मन मजबूत हो, यानी कि मन समझदार हो। अतः मन की मजबूती सबसे अधिक आवश्यक है। और मन की मजबूती के लिए एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, विचार, व्यवहार और आहार, थॉट्स, बिहेवियर और फूड। ये तीनों का यदि संतुलन कर लिया जाए तो मन मजबूत हो जाता है। मन भी मजबूत हो जाता है और तन और धन भी बहुत अच्छे से पाए जा सकते हैं यदि विचार, व्यवहार और आहार, इन तीनों पर हम काम करें तो। विचार बहुत बहुत संक्षेप में, दिन की शुरुआत कैसे करते हैं वहीं से हमारे विचार शुरू होते हैं। हम सब जानते हैं पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। इस बात पर हम घंटे 2 घंटे हर व्यक्ति ज्ञान दे सकते हैं, पर यह मुश्किल है कि स्वयं जब रहना होता है तो हम नहीं रह पाते। इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए क्या करना चाहिए? एक ही करिए, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, इस बात को मानसिकता में रखिए और हर समय प्रयास करिए कि जैसे ही कोई नकारात्मक बात आती है उसे छोड़िए, उसे परे करिए और उस सकारात्मक बात के अंदर घुसिए। दिन की शुरुआत पॉजिटिव जोन से करिए। सुबह का समय जो होता है वो सबसे अधिक उर्वरक समय होता है। हमारा अवचेतन मन उसी समय सबसे अधिक काम करता है। अतः आवश्यकता है कि आप उस पॉजिटिव जोन में अपने आप को आरंभ करें। हमारे पूर्वजों ने, और हम में से अनेक लोग करते भी हैं, हम हाथ मलते हैं, हाथों को देखते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी बोलते हैं, अपने किसी न किसी तरह के इष्ट को, मंत्र को, इनको बोलते हुए हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मेरा आपसे निवेदन, मैंने मनोविज्ञान को इन वर्षों में खूब पढ़ा है, खूब जाना है, खुद समझा है, खूब दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों को सुनने समझने का मुझे मौका मिला है। मैं एक बहुत छोटा सा सूत्र आज आपको देना चाहता हूँ जो आपको अभी अभी करना है। कल सुबह से जैसे ही आप उठे, अपने बिस्तर पर उठे, वो नींदें हो, यानी कि जब हम जगते हैं तो पूरी तरह से जाग नहीं आती है, हम तुरंत उठते हैं और अपने नेचुरल कॉल के लिए चले जाते हैं, या कि जो भी हमारा तरीका है, थोड़ा आलस तोड़ते हैं, उसके बाद उठते हैं। अपना अपना तरीका है उठने का। पर कल सुबह से एक काम करिएगा, जैसे ही आपकी आंखें खुले, सबसे पहले आप अपने बिस्तर पर बैठ जाइएगा। कोशिश करिए कि नेचुरल कॉल के लिए भी नहीं जाना पड़े और आप बैठ जाइए अपने बिस्तर पर, चाहे पांव लटका के बैठ जाइए, चाहे आलती पालती मारना जरूरी नहीं है। अगर बैठ सकते हो, जिस ढंग से बैठ सकते हैं बैठ जाइए और उस समय आपका जो भी इष्ट है उस इष्ट को याद करिए। आपका जो भी इष्ट है, जिसे भी आप मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं, साईं बाबा को मानते हैं, जिस किसी को भी मानते हैं उस इष्ट को याद करिए। हमारी तो ये भी मुश्किल है, खास करके हमारे घरों में तो, क्योंकि हम इतने देवी देवता रखते हैं कि इस बात का भी एक झंझट सा हो जाता है कि किसे राजी रखे और किसे नहीं। पीला फूल किसका, सफेद किसका, लाल किसका, इसको क्या पहनाना, इसको क्या चढ़ाना। मन में इष्ट की, ईश्वर की इच्छाएं कम होती है और इन बातों में हम अधिक उलझ जाते हैं। हमारा परमात्मा बहुत बड़ा है, कोई छोटे मोटे फूलों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लाल चढ़ाया कि पीला चढ़ा दिया, सफेद रह गया, माला चढ़ी कि नहीं चढ़ी। अगर मन में आपके वो बात बनी हुई है और ये तो प्रमाणित हो गया। आज देखिए ना, सारे के सारे हमारे देवस्थान, हमारे ही क्यों, विश्व के सब देवस्थान बंद है, पर क्या ईश्वर नहीं है? ईश्वर तो है। देवस्थान सारे बंद पड़े हैं और फिर भी ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर तो है ही ना। ईश्वर कहाँ है हम सब जानते हैं, हमारे तो अंदर है ही ना, हम सबके अंदर ईश्वर है। और जैसे ही, तो फिर किसकी है? ये जरूर करने हैं, मंदिर देवरे फिर करने हैं,
तीर्थ पूजाएं फिर करनी है, पर इस लॉकडाउन के पीरियड में ये समझ लीजिए कि मानसिक स्थिति, मन में जो भगवान है उसके मुकाबले कहीं कोई भगवान नहीं है। अतः अपने इष्ट को वहीं पे देखिए। आपका जो भी इष्ट है, सुबह उठते उसे देखिए, उसे प्रणाम करिए और आज पूरे दिन के लिए खुशियां मांगिए, तन मन धन की सफलता मांगिए, अपने परिवार की इच्छाएं मांगिए, अपने सपनों को साकार करने की बात करिए, मांगिए। सुबह सुबह इष्ट आते हैं क्योंकि इष्ट तो हमारे अंदर ही थे, हम जागृत नहीं हुए, जैसे जागृत हुए वो फिर सामने आए हैं। अतः मांगिए। दिन की शुरुआत हमेशा अपने इष्ट से सब शुभ कर्मों को मांगते हुए करिए। स्टूडेंट है तो एग्जाम्स में नंबर मांग लीजिए, व्यापारी है तो व्यापार मांग लीजिए, इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उद्योग धंधे की, प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल, महिला, घर, व्यापार हो, घर हो, परिवार हो, बीमारी हो या कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी बात हो, जो कुछ आपको मांगना है अपने इष्ट से सुबह सुबह मांगिए, क्योंकि वो आते हैं और सुबह सुबह हमें लेके जाते हैं। कल से इस प्रयोग को अवश्य करके देखिए। मानवीय संवेदनाओं की बात व्यवहार के साथ आती है, अतः ये हमने खूब अच्छे से देखा है कि मानवीय संवेदनाएं सबसे अधिक आवश्यक है। और ये संवेदनाएं अब हम देखिए ना, कार्यों के साथ व्यस्त भी कर रहे हैं, व्यक्त भी कर रहे हैं। कभी हम सफाई कर्मचारियों पर फूल बरसा रहे हैं, तो कभी हम पुलिस को देख कर करके तालियां बजा रहे हैं, कभी हम घंटी और ताली और या कि थाली बजा के अपने आप का अभिमान, आभार व्यक्त कर रहे हैं, उनके प्रति हम अभिनंदन कर रहे हैं। यही है मानवीय संवेदनाएं और इन्हें हमें जीवित रखना है। आने वाले समय में मानवीय मूल्यों को हमें बहुत भरपूर रूप से जीवित रखना है। और आहार कैसा, मानसिक स्वरूप में आहार सबसे पहले, अब तो ये प्रमाणित हो गया कि शुद्ध सात्विक शाकाहारी आहार जो कि हमारे घरों में बनता है वो सर्वश्रेष्ठ है। और वही तो कारण है पिछले 40 दिनों में अमूमन बीमारियों से ग्रस्त रहने वाले हमारे घरों की सारी पीढ़ियां स्वस्थ जैसी दिख रही है। कोई ओपीडी में नहीं गया है, कोई डॉक्टर के पास नहीं गया है, किसी ने कंसल्टेंसी नहीं ली है। छोड़िए कुछ को जहाँ जरूरत पड़ी उनको छोड़ के, पर अमूमन हम जैसे लोग जो कि हर 15 दिन में सोचते थे कुछ तकलीफ लग रही है, और कुछ तकलीफ नहीं पिछले 40 दिनों में, तो प्रमाणित होता है कि हमारी दिनचर्या और हमारा शुद्ध आहार है। इस आहार के कारण से हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अतः आइए आने वाले समय में इस आहार को बहुत अच्छे से समझें। मन की मजबूती, मन में प्रसन्नता का भाव रखना होगा, और इसीलिए मन की मजबूती के लिए सबसे पहले अब जो जरूरत है वो ये है, जो समस्या आई है उसका समाधान होगा, ये मान के चलिए। कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती है, हर समस्या का समाधान होता है। स्वीकार करिए, जैसी भी स्थिति बन गई है, व्यक्ति हो, घटना हो, परिस्थिति हो, उन सबको स्वीकार करिए। भगवान बुद्ध तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, उठो उठो, आगे बढ़ो और आज को देखो। सिर्फ आज को देखो, जो अतीत है उससे कुछ हो नहीं सकता। अतीत जो है उससे कुछ हो नहीं सकता। वास्तविकता तो ये है कि अतीत की कई बार बात करते हैं तो अतीत में तो ये बात भी आती है, बुरी बात ये है कि समय खराब है, बुरी बात ये है कि समय खराब है, पर अच्छी बात ये है कि अभी भी समय बहुत है। अच्छी बात ये है कि अभी भी समय बहुत है। अतः ये बिल्कुल मत समझिए कि अतीत में जो था वही अच्छा था। अतीत से सिर्फ सबक लेना चाहिए, अतीत से सिर्फ आदमी को ये ज्ञान करना चाहिए कि गलती कहाँ हुई थी और उसे कैसे ठीक करूं। बाकी अतीत में जी करके कुछ नहीं हो सकता। अब इसी बात को मैं परिवार पे जोड़ना चाहता हूँ। अतीत में फला विवाह में क्या किया था, अतीत में फला मांगलिक प्रसंग में क्या किया था, अतीत में फला तीज त्योहार पे क्या किया था, अतीत में हमने किस तरह का लेन देन किया था, इन सब बातों से वर्तमान नहीं जिया जाता। अतः वर्तमान में कहाँ खड़े हैं इस बात को समझिए। आने वाले समय में हमें निश्चित रूप से इस बात को समझना होगा, अतीत को बिल्कुल छोड़ दीजिए, वर्तमान जहां खड़ा है उसमें हमको जीना है। सपने देखिए, सपने साकार होंगे, सपने जरूर देखिए, सपने साकार होंगे, पर सपनों को धरातल पर देखिए। सपनों को उसमें मत देखिए जो कि धरातल से बहुत परे ले जाते हैं। धरातल पर रहते हुए उड़ान के सपने आदमी को अवश्य बनने चाहिए। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने समय फिर आएगा, फिर गति पकड़ेगी चीजें और हम फिर दौड़ेंगे। पर उस दौड़ में यदि इसको याद नहीं रखेंगे, जो ये लॉकडाउन का पीरियड हमें जिंदगी का एक नया दृष्टिकोण देके गया है,
तो फिर हम जैसी बावरी कोई पीढ़ी नहीं होगी। अतः जीवन के इन अनुभवों को जो हमने लिया है, ऐसे अनुभव ना तो किसी को पहले मिले थे और ना भगवान करे आगे किसी को मिले, पर इन अनुभवों का लाभ हमें आगे निश्चित लेना है। स्वयं पर और ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखें, स्वयं पर और ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखें, क्योंकि किसी ने कहा है, मेरा भगवान कहता है मत सोच रे बंदे इतना अपने बारे में, मेरा भगवान कहता है मत सोच रे बंदे इतना अपने बारे में, मैंने तुझे जिंदगी दी है तो कुछ तो सोचा ही होगा तेरे बारे में। अतः ये सोचने का काम उन पे छोड़ दीजिए। अच्छी बातें सबसे सीखे। लॉकडाउन का पीरियड बहुत सारी अच्छी बातें सिखाने के लिए हमें अवसर दे रहा है। साधना करिए, स्वाध्याय करिए और सत्संग करिए। साधना का तात्पर्य ये नहीं है कि माला लेकर करके बैठना है या कि सिर्फ कोई पूजा पाठ करना है। साधना का तात्पर्य प्राणायाम भी करना है, व्यायाम भी करना है, ध्यान भी लगाना है। और स्वाध्याय का तात्पर्य बिल्कुल सीधा सा है, वो मनन करिए, वो चिंतन करिए जो चारों तरफ मिल रहा है। और सत्संग न सिर्फ ईश्वरीय सत्संग अपने घर के सदस्यों से करिए, अपने मित्रों से करिए, अपने सामाजिक मित्रों से करिए। सबके हाथ में फोन है, लंबी लंबी बातें हम कर रहे हैं, उन बातों में सिर्फ सरकार की, कोरोना की या की परिस्थितियों की, रेड जोन, ग्रीन जोन, क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं। अब तो जीवन को किस तरह से हम सुंदर जिए, ये बातें भी हमें करनी चाहिए। आइए अंतिम दौर की ओर चले। सामाजिक संस्थाओं का रूप स्वरूप कैसा होगा, सामाजिक संस्थाओं का रूप स्वरूप कैसे बदलेगा। जातीय संगठन व एनजीओ की बहुत महत्ता बढ़ेगी। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि अब सामाजिक संगठन खूब जोर शोर से सामने आएंगे। महेश्वरी समाज, अब आपको इस लॉकडाउन के माध्यम से ये बात पूरी तरह से समझनी है कि मध्यम और साधारण परिवार हमारे सामने जब लॉकडाउन खत्म होगा तो एक नई स्थिति में आएंगे। अतः सारी ट्रस्ट और योजनाएं समाज की ऐसी बननी चाहिए जो कि सीधी सीधी राहत पहुंचाए। मांगलिक प्रसंगों, विवाह शादियों को सीमित करना होगा। इसके नियम कानून हमने बहुत बनाए, पर नियम कानून बनाने की जरूरत नहीं। अब तो मार्गदर्शन ऐसे जिसमें हमारी मानसिकता जुड़े और हम सबको जो अग्रणीय रूप ले रखा है, हम जो कि अग्रणीय कार्य करता है, उन्हें सबसे पहले इन्हें समझना होगा। सामाजिक संगठनों को अपने आयोजन भी अब सीमित करने होंगे, उनके आधार बदलने होंगे, रचनात्मक और सहायता के कार्य अधिक करने पड़ेंगे, रोजगार और प्रोफेशन से जुड़े हुए मार्गदर्शन देने होंगे। अब खेल कूद, आमोद प्रमोद, मनोरंजन के जितने भी कार्यक्रम हैं उन्हें सीमित करना पड़ेगा। शिक्षण प्रशिक्षण लगातार बनाए रखना पड़ेगा। अब तो माध्यम बहुत शानदार है, जिस माध्यम से हम आज बात कर रहे हैं, इस माध्यम से बहुत लंबी बातें की जा सकती है। इस तरह के माध्यमों ने खूब अच्छी बातें शुरू भी कर दी। आपकी जानकारी हेतु नागपुर में, जयपुर में, दिल्ली में अनेक तरह के विचार मंच बन गए हैं जो कि सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं। ग्लोबल माहेश्वरी विचार मंच श्री जयकिशन जी सारडा काठमांडू में बना रहे हैं। 5 जगह पर उन्होंने इसकी ब्रांचेज जैसी बनाई है और ये ग्लोबल माहेश्वरी पिछले 15-20 दिनों से मैं भी देख रहा हूँ, बहुत अच्छे रूप में अनेक तरह के सामाजिक विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। सामाजिक संगठनों को अब इस तरह के कार्यों को इस रूप में आगे बढ़ाना पड़ेगा। महासभा, राष्ट्रीय युवा संगठन, महिला संगठन, महाराष्ट्र प्रदेश, ये सब किसी न किसी रूप में इन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और अब इसी गति से इन कार्यों को हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा। सामाजिक संगठनों के आयोजन अब नारी रूप में आएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। अंतिम दौर में जिन बातों को मैं समराइज करना चाहता हूँ वो बिल्कुल 5 मिनट में आपके सामने देता हूँ। निवेदन करना है मुझे आपसे, जॉइंट फैमिली में सहभागी बनिए, सहभागी नहीं बन सकते तो सहयोगी अवश्य बनिए। परिवार में जो लगाव 40 दिनों में हमने समझा है, पीढ़ियों के अंतराल को जो कम किया है, इसको और आगे बढ़ाइए। घर का काम मिलजुल करके करिए। अब पुरुष और महिला अलग अलग नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है। कम साधनों में जीवन जिया जा सकता है, अतः कम साधनों में जीवन को जीने की बात करिए। फिजूल खर्ची बिल्कुल मत करिए। कंजूसी की बात नहीं है, पर फिजूल खर्ची की जरूरत नहीं है। भौतिक साधनों की कहीं कोई कमी नहीं है, पर भौतिक साधनों की दौड़ से पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक साधनों से जीवन नहीं जिया जा सकता। जो अनुशासन हमने मजबूरी में सीखा है, उस अनुशासन को अब हमें जीवन के रूप में लेना होगा। कॉस्ट कटिंग सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, घर में भी कैसे की जा सकती है, ये हम सबको सीखनी होगी। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल आगे रहेगा,
मेरी पीढ़ी, अब आपको भी टेक्नोलॉजी सीखनी ही पड़ेगी। आर्थिक मोर्चा, काम धंधे, व्यापार, रोजगार सबके रूप क्या रहेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा। मांगलिक प्रसंग, विवाह, शादी सीमित खर्च में करने की योजना बनानी होगी। सामाजिक संगठनों को अपने रूप स्वरूप बदलने पड़ेंगे। अभी भी 15-17 दिन का लॉकडाउन है, अतः ये मजबूती से मन में विचार करें। अंतिम रूप से जिन बातों को कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ, अनुकूल परिस्थिति में तराने तो खूब सुनाए, अनुकूल परिस्थिति में तराने तो खूब सुनाए, बात तो तब बने जब प्रतिकूल समय में कोई गीत गाए। आइए इस प्रतिकूल समय में हम मिलकर करके गीत गाएं। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए आपको ये कहना चाहूंगा, तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अतः होनी निश्चित है, वो होकर के रहेगी, अनहोनी होगी नहीं। अतः ये ईश्वर पे विश्वास रखें, समाज की व्यवस्थाएं मजबूत करें, परिवार में स्नेह के बंधन बांधें और इस तरह के आयोजनों को और आगे बढ़ाएं। नमस्कार, जय महेश। आइए निखिल जी। धन्यवाद रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास में, जैसे अपने क्वेश्चंस के लिए रिक्वेस्ट किया था समाज बंधुओं से, तो मेरे पास में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वन बाय वन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विराटनगर नेपाल से श्री घनश्याम जी राठी ने लिखा है। तो घनश्याम जी राठी ने लिखा है, वो बोल रहे हैं, आज की नाजुक स्थिति में जीवन की शैली, सामाजिक विवाह शादी, व्यापारिक आर्थिक स्थिति के बारे में अपने समाज में निम्न, मध्यम एवं उच्च वर्ग के अनुसार किस तरह परिवर्तन करने से अपना समाज एवं देश का कल्याण होगा। बेसिकली अपने समाज के जो 3 वर्ग है उनमें किस तरह से परिवर्तन करने से अपने समाज का और देश का कल्याण हो, लुकिंग एट द करंट सिचुएशन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आपने रिप्लाई दिए हैं, पर फिर भी कुछ आप ऐड करना चाहें तो। धन्यवाद निखिल जी और घनश्याम जी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपने भेजा। स्वाभाविक है कि प्रश्न मेरी बात करने के पूर्व का आया हुआ है। मैंने काफी हद तक इस विषय को अपनी बात में कवर किया है। उन्हें कहना चाहूंगा, सामाजिक संगठनों को आगे बढ़कर के इन विषयों पर दिशा निर्देश यानी मार्गदर्शन देने होंगे और हम सबको भी पारिवारिक आयोजनों को परिवार तक समेत परिवार, स्वजन, निकट मित्रों तक करना होगा, तभी हमारे ये प्रसंग और आने वाला समय अच्छे रूप से हम कर पाएंगे। थैंक यू घनश्याम जी। दूसरा क्वेश्चन है, लॉकडाउन के कारण आर्थिक व व्यापारिक परिस्थितियां बहुत बदल जाएगी, यह सोचकर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लॉकडाउन के कारण आर्थिक और व्यापारिक परिस्थितियां बहुत बदल जाएगी, यह सोचकर बहुत से पुरुषों की मानसिक तनाव के कारण घर में चिड़चिड़े हो गए हैं। बहुत से पुरुष घर में चिड़चिड़े हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में घर वालों को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? इन्होंने नाम नहीं लिखा है, आई एम श्योर समझ सकते हैं किसने पूछा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है निखिल जी। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, और वास्तविकता यही है शायद कि चिड़चिड़ेपन के बाद की अपनी मुस्कुराहट है ये सभी की। जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है, नाम नहीं बताया, पर एक वर्ग को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। मेरा ये सोचना है कि सीधा जवाब तो यही है इसका कि वाकई जहां पर भी पति पत्नी और 1-2 बच्चे हैं, वहां पर ये चिड़चिड़ापन कुछ ज्यादा ही मचा हुआ है। इस तरह की कुछ बातें हम देख रहे भी हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। पर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ये तो स्वयं से ही समझना पड़ेगा कि इस चिड़चिड़ाहट को मैं कैसे दूर करूं। पर I'm श्योर कि यदि उन्होंने मेरा ये पिछले 1 घंटे का जो कुछ भी सुना है, उसमें मैंने बहुत सी बातें की है कि किस तरह पीढ़ियों को रहना है, किस तरह जीवन को जीना है, शायद इस बात से असर पड़ेगा। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू फॉर द। थैंक यू रमेश जी। मैं 1-2 क्वेश्चन और लूंगा। एक क्वेश्चन है, वर्तमान समस्या को समाज में एकजुटता बढ़ाने और समाज को और अधिक संगठित करने के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है? योगेंद्र जी करवा ने ये क्वेश्चन पूछा है।
थैंक यू करवा जी, बहुत सामयिक प्रश्न है आपका। और मुझे लगता है जी, इस समय सभी तरह के सामाजिक संगठन, खास करके हमारे जो जातीय संगठन है, या मैं अपने संगठन की बात करूं, महेश्वरी महासभा है, हमारे प्रादेशिक संगठन है, हमारे स्थानीय संगठन है, हमारे जितने भी महिला संगठन है, युवा संगठन है, उन सभी ने एक भूमिका बनानी शुरू कर दी है। एक चिंतन निश्चित रूप से आरंभ कर दिया है। बहुत जल्दी कई तरह के कोशों के निर्माण की भी बात हो रही है। ये भी देखिए आप, ये पत्रिकाएं चल पड़ी है, संपर्क के सूत्र भी बनने लगे हैं। साधारण और मध्यम वर्ग के लिए आगे क्या योजना हो सकती है, इन पर भी बात होने लगी है। आपका प्रश्न सामयिक है, और मुझे लगता है कि प्रत्येक संगठन को, प्रत्येक सामाजिक संगठन को लॉकडाउन के बाद जब भी कार्यों को वो तीव्र गति से करेंगे, इन प्रश्नों पर काफी कार्य करना होगा जी। गंगानगर से अपने समाज बंधु लिखते हैं, ही इज वर्किंग विद सम बैंक, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ही इज इन लोन डिपार्टमेंट, तो वो पूछते हैं कि आगे कोविड के मतलब कोविड के बाद में मार्केट ओपन होने पे लोन बाजार कैसा होगा, मॉर्गेज लोन, ऑटो लोन, उसका मार्केट कैसा होगा। दो ये आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप इस पे कुछ बोलना चाहे तो। प्रश्न अच्छा है सर, एंड मुझे लगता है कि अनरिलेटेड नहीं होते हुए रिलेटेड ही प्रश्न हो गया। ये अलग बात है कि मैं कोई बहुत उचित व्यक्ति नहीं हूँ इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, पर जहां तक ज्ञान जाता है, अपना ध्यान जाता है, और हम जहां तक समझते हैं, वहां तक ये बात तो निश्चित ही लग रही है कि लोन मार्केट एक बार तो सारी परिस्थितियां नए ढंग से सामने आएगी। पर यह भी सत्य है कि विश्व रुकेगा तो नहीं, और जब भी गति पकड़ेगा ये बाजार भी उसी तरह गतिवान होगा। नए रूप तो आएंगे, सभी बाजारों के नए रूप आएंगे, इसका भी आएगा, पर गति पकड़ेगा, गति तो पकड़ेगा ये भी, क्योंकि जीवन आगे फिर बढ़ेगा। दो क्वेश्चन है, मैं एक साथ लूंगा। एक क्वेश्चन है, वो तो नॉर्मल लाइफ में भी एप्लीकेबल है, हर समय डेफिनेटली जरूरी है कि आज की युवा पीढ़ी का अपने समाज के सीनियर सिटीजन्स के प्रति और सुपर सीनियर सिटीजन्स के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए और उसमें क्या बदलाव करना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है जो घनश्याम जी रांदड़ लिखते हैं, इस बदलते परिवेश में समाज के युवाओं और सामाजिक संस्थाओं का एक दूसरे के प्रति कैसा उत्तरदायित्व होना चाहिए। एक में सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा लोगों का और सामाजिक संस्थाओं का आपस में कैसा उत्तरदायित्व हो। दोनों ही प्रश्न सामयिक है। पहले प्रश्न में तो ये समझिए कि ये भावनात्मक प्रश्न है जो वास्तविकता के साथ में भी है। पर मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में पीढ़ियों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा है। युवा पीढ़ी भी अब बुजुर्ग पीढ़ी के प्रति एक न्यारे ढंग के मान सम्मान में उतरी है। मुझे लगता है कि वो मान सम्मान तो उनके दिल दिमाग में पहले भी था, पर वो प्रकट नहीं हुआ था, इस लॉकडाउन के पीरियड में प्रकट हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो मेरा तो ये बहुत खुल के निवेदन रहेगा, यदि मुझे युवा पीढ़ी, जितने भी युवा सुन रहे हैं उनसे, कि अभी इस 15-17 दिन में इस बात को आप स्थापित करिए, इस बात को विश्वास दिलवाइए आपसे जो अग्रज पीढ़ी है, आपसे जो बड़ी पीढ़ी है उसको, कि आप उनकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने तो कभी लिखा था इस बात पर कि 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग सब पूजन कराए। हमारे शास्त्रों में 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए तो बहुत पुण्य कमा लिया। ये लोग नहीं, अगला भी सुधर गया। युवा पीढ़ी मैं तो कहता हूँ 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग सब पूजन कराए, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग सब पूजन कराए। बात तो तब हो जब घर में बुजुर्गों को शीश नवाए। यदि आप घर में बुजुर्गों को शीश नहीं नवाते तो फिर 4 धाम की भी जरूरत नहीं, और फिर कोई पीढ़ी हो। तो आइए, मुझे लगता है लॉकडाउन के पीरियड में युवा इस बात को समझे और भी अच्छे से समझे। दूसरा प्रश्न जो घनश्याम जी का है वो सामयिक प्रश्न है। घनश्याम जी, मुझे लगता है इस प्रश्न पर हमें काफी काम करना रहेगा, किस तरह से ये सामंजस्य बनाए, किस तरह युवा पीढ़ी। मुझे ये जरूर स्पष्ट लग रहा है कि अब सामाजिक संगठन भी आगे बढ़ करके युवाओं को ही आगे करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अब ये जो टेक्निकल सारा का सारा विश्व बनने वाला है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये मीटिंग्स होने वाली है, डिजिटाइजेशन के माध्यम से ही अब आयोजन होने वाले हैं, तो इन सब में युवाओं की बड़ी भूमिका रहेगी। और हम तो देख रहे हैं
हमारे महेश्वरी प्रकृति मंडल में हमारे जो अध्यक्ष है अजय जी, उन्होंने बहुत सारी चीजें इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे सामने दे रखी है। कई सारे आयोजन हमें दे रखे हैं, तो स्वाभाविक है, और उन सब में युवा ही लगे हुए हैं। जितने भी आयोजन पिछले 40 दिनों में महेश्वरी प्रकृति मंडल के दिखे, उन सब में युवा पीढ़ी लगी हुई है। अतः युवाओं का भविष्य अब समाज के साथ बहुत जुड़ेगा, और मुझे लगता है अग्रज पीढ़ी को अब उन्हें आगे बढ़ने का पूरा अवसर देना भी पड़ेगा, और तभी समाज आगे बढ़ेगा। यस निखिल जी। हाँ, एक क्वेश्चन अपने प्रोग्राम से रिलेटेड है, आज के आपके स्पीच से रिलेटेड। वो लिखते हैं फॉर जॉइंट फैमिली, वो लाइव क्वेश्चन भेजा है उन्होंने, फॉर जॉइंट फैमिलीज व्हेन 3 generations आर लिविंग टुगेदर, how can one make elders understand or any way so that ladies can wear and be in comfortable decent dress instead of saris at home? ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। मुझे लगता है जी कि एक वेबिनार और अपने को करना पड़ेगा 3 जनरेशन पे, जब हम पूरी बात करेंगे। पर फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर तीनों जनरेशन घर में है तो तीनों जनरेशन को ही कुछ समझना पड़ेगा। बहुत स्पष्ट समझिए, बड़ी पीढ़ी को अधिक समझना पड़ेगा। जो हमारी पीढ़ी है, जो एल्डर पीढ़ी है, उसको ज्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिक पीढ़ी अब जो नई, मैं ये बात पहले भी कह चुका, फिर दोहरा रहा हूँ, जो 20, 30, 25 वर्ष में जो पीढ़ी डेवलप हुई है, वो एक बहुत न्यारे ढंग से डेवलप हुई है। वो पूरे विश्व में, पूरे भारत में, हमारे अपने घरों में बहुत न्यारे ढंग से डेवलप। उन्होंने शिक्षा दीक्षा न्यारे ढंग के लिए, उनके मित्र अलग है, उनके खान पान के तौर तरीके अलग हैं। मैं यहाँ तात्पर्य ये नहीं कर रहा हूँ कि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, पर वो जो डेवलप हुए हैं वो अलग ढंग से हुए हैं। अतः बड़ी पीढ़ी को समझना पड़ेगा। और अगर मन में प्रेम जागृत हो जाता है तो देखिए, ये साड़ी सिर पल्ले, ये तो कोई खास बात नहीं है कि इस पर हम चर्चा करें। मान सम्मान तो वैसे भी साहब दिल का होता है। मैंने तो देखा है कि घूंघट निकाल करके भी घरों में खूब लड़ाइयाँ होती थी। अतः घूंघट से या सिर ढकने से मान सम्मान नहीं होते हैं, मान सम्मान तो दिल का होता है। जी सर। रमेश जी, आपके वचनों से पर्सनली मेरे भी बहुत सारे मन में जो उठ रहे सवाल है उनके जवाब मिले, और कुछ नए क्वेश्चन खड़े हुए हैं, और वो मैं सम अदर टाइम आपसे बातचीत करूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा अभी, जो लाइव आया है। हाउ वी कैन पुट सम एफर्ट्स फॉर एडवाइजिंग एंड मेंटरिंग महेश्वरी एंटरप्रेन्योर्स एंड यंग बिजनेस पीपल, दो दिस इज नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म, बट सिंस ये लाइव क्वेश्चन भेजा है तो आपसे अनुग्रह करूंगा दो शब्द आप कहें इसमें। मैं बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ये, जिन्होंने भी पूछा है। मैं सिंपली इतना कहना चाहूंगा कि अभी महेश्वरी प्रकृति मंडल के अध्यक्ष अजय जी भी हमें सुन रहे हैं, हमारे साथी हैं। ये प्रश्न उनके लिए मैं भेज देता हूँ। तुरंत ही हम चाहेंगे कि इस प्रश्न पर भी किस तरह का कार्य हम करें। वैसे तो कुछ योजनाएं ऑलरेडी पाइपलाइन में है जो आपके सामने आने वाली है, मुझे भी जानकारी में है, पर फिर भी मैं अजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन प्रोग्राम्स को जल्दी से जल्दी सामने लेके आए, और इन पर हम क्या कार्य योजना बना रहे हैं वो भी समाज के सामने लेके आए। यस निखिल जी। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं, क्वेश्चन तो बहुत आए पर बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो इसके लिए मैं अभी वेबिनार को ओपन करता हूँ। समाज बंधुओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, किसी को भी कोई किसी तरह की क्वेरी हो तो यू कैन रेज योर हैंड, our IT person will unmute you and you can directly put your point. Sir, we have already unmuted too. Om Prakash, you can ask your question. मैं ओम प्रकाश दूत बोल रहा हूँ जयपुर से साहब। हाँ, 1 by 1 बोलिएगा प्लीज। हाँ, आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा साहब आपका। रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संयुक्त परिवार के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा लगा। उसकी डेफिनेशन एक नए ढंग से आपने बताई कि जरूरी नहीं है कि 4 पीढ़ियां साथ में रहे, 3 पीढ़ी रहे वही साथ है। भले ही ऊपर नीचे रह रहे हो, आसपास रह रहे हो या दूसरे शहर में रह रहे हो, मन का मिलना जरूरी है, दिल का मिलना जरूरी है। जरूरी नहीं है एक ही किचन में खाना बनाया जाए। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, और आपने बहुत सारे पहलू इसमें शामिल किए। जैसे आपने आयुर्वेद के बारे में बोला, योगा के बारे में बोला, ध्यान, प्राणायाम, कितना अच्छा बताया कि एक चटाई, एक चादर, एक दरी से जीवन को कितना बदला जा सकता है। बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही आपने ये भी बोला कि बुजुर्ग लोगों का अनुभव और नए बच्चों की टेक्नोलॉजी दोनों का समन्वय होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा।
तो जी। आज इस टेक्नोलॉजी की वजह, बच्चों की वजह से ही हम जूम ऑपरेट करना सीखे हैं और आपसे बात कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और ये भी अच्छा लगा कि मनोरंजन के लिए भव्यता की आवश्यकता नहीं है, पर मानसिकता की जरूरत होती है। ओम प्रकाश जी इंटरवीन करूंगा। बहुत लोग हैं क्वेश्चन पूछने वाले, तो आप थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आई एम सॉरी फॉर दिस। जो अच्छा लगा वो बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं मेरा। हाँ, अच्छा प्रोग्राम लगा, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रसन्नता हुई आपको सुन के सर। हाँ जी निखिल जी। हाँ हाँ, एक मिनट। नेक्स्ट रमेश जी। रमेश। हाँ जी, हाँ रमेश जी बोलिए। मदन जी, मदन जावर। यस, हेलो। हाँ जी बोलिए मदन जी झंवर बोलिए आप। हाँ जी, मैं बोल रहा था रमेश जी मर्दा की जो बातें हमने अभी सुनी, बहुत इम्प्रेस हुए हम लोग। और अब मैं एक कहना चाहता हूँ समाज सुधार के हिसाब से कि जी। भाई जो शादी विवाहों में जो हम लोग प्रपंच कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो उधार लेकर के भी काम कर रहे हैं, तो ये प्रथा कैसे बंद होगी अगर हम लोग एक सिमिलर के हिसाब से, अगर जैसे फंक्शनों में एक सीमित आइटम रख करके उस टाइप से कोई अगर अपन एक प्रोग्राम बनाए तो शायद हो सकता है कि उसमें 29 सबको समान लगे। एक पैसे वाले जो है नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, जो गरीब है वो बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, और जो मध्यम वर्ग है उधार ले कर रहा है। तो ये आगे वाले आने वाले समय में मेरे हिसाब से आप लोग उस पर ध्यान दे सकते हैं। अच्छा सुझाव है साहब, बिल्कुल आपका इस पे बिल्कुल सामाजिक संगठन पूरा ध्यान देंगे और आगे वर्क भी करेंगे। रमेश जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हरी जी चांडक लाइव पे। हरी जी चांडक, आप कुछ पूछना चाहते हैं? शायद उनका नेटवर्क इश्यू है। दीपक जी कोई और है? हाँ जी, कुछ लोग और हैं सर, मैं करता हूँ उनको अनम्यूट करिए। अपने पास समय थोड़ा कम है, दो तीन क्वेश्चन और ले लेते हैं अपने। हाँ सर। जी जी। रमेश जी हैं और महेश जी हैं, श्री गोपाल जी हैं। हाँ नमस्कार रमेश जी, मैं बेंगलोर से रमेश बाहेती। हाँ जी रमेश। नमस्कार रमेश जी। मेरा सवाल ये है कि आज से 5-7 साल पहले जो हम लोगों की एक मेंटेलिटी हो गई थी, 5-7 साल कह दीजिए या 10 वर्ष कह दीजिए, कि हर आदमी गांव छोड़ के शहर की तरफ भागना चाहता था। इस पीरियड में जब हम देख रहे हैं कि शहरों की अपेक्षा गांव में लोग ज्यादा सुखी हैं और ज्यादा एक दूसरे को सहज महसूस कर पा रहे हैं, तो हमारी उस मेंटेलिटी में कोई फर्क आएगा? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा प्रश्न है। और मेरा तो ये सोचना है कि जो पुरानी हमारी वर्ण व्यवस्थाएं थी ना, ब्रह्मचार्य की, वानप्रस्थ की, गृहस्थ की और अंत में संन्यास की, तो अब लगता है मुझे कि वाकई सीनियर सिटीजन या रिटायर्ड लाइफ में होने पे लोग गांव की तरफ जाना चाहेंगे। जैसे कि मैं आपके प्रश्न को बहुत दिल से ले रहा हूँ, मुझे तो खुद को लगता है कि शायद ये दौर चल पड़ेगा, बिल्कुल गांव की तरफ जाएंगे लोग। महेश जी कट्टानी। हाँ नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। हाँ जी मैं महेश गटानी फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ जी। लॉकडाउन को पीरियड यहाँ को आयोग आपने लोगों ने जगह जुड़ता कोने जिको है, सब लोग 15 दिन से आपस में फेस टू फेस बात कर रहे हैं। एक छोटो सा क्वेश्चन है, छोटो सा बहुत है, जो हर परिवार ने करे है कि बच्चा जी का है कि मोबाइल से मैंने दूर किया करा। महेश जी साहब, थोड़ी मुश्किल बात है बार तो, क्योंकि बने दूर करा के बने और नजदीक ले आने वाले समय में तो मैंने तो मोबाइल एक काम आसी जी बोलिए। अब मैं के करना और के नहीं करना वो सोचना पड़सी ऐप है। समस्या थोड़ी पर प्रश्न आपको सामी के साथ यहाँ पे भी विचार करना चाहिए। भाई सिंपल है कि यूज हुए टेक्नोलॉजी के यूज के बिना तो कोई काम को नहीं। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप सब लोग जुड़ पा रहे हैं, लेकिन वे गेम ही हिसाब से पैनल पे जो है प्लीज जरा म्यूट कर दीजिए। आपको मोबाइल उसका यूजर आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा ना, अगर एडमिन। सर जो पैनल पे जो म्यूट करिए अपने आप को। दीपक जी बाकी लोगों को अनम्यूट
म्यूट कर दीजिए। दिनेश जी राठी, आपका क्वेश्चन है अगला। मैं आपसे थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। हेलो, तो अब आपने हेलो हेलो, हाँ दिनेश जी बोलिए। जय श्री कृष्ण साहब, जय महेश। रमेश जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर। रमेश जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो अभी महासभा का ये चल रहा है सोशियो इकोनॉमिक डाटा, जी जी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर महासभा का मैं अगर यहाँ पर जवाब दूं किसी भी बात का तो थोड़ा सा अनुपयुक्त हो जाएगा मेरा बोलना। सामाजिक प्रश्न है। मैं इस समय किसी भी तरह के उस मंच पे हूँ नहीं, पर एक बात निश्चित है, ये जो सोशियो इकोनॉमिक डाटा चल रहा है इसके फायदे अब बिल्कुल सामने समझ आएंगे सर। ये जो इस समय स्थितियां बन रही हैं, इसके बाद हमारी जो योजनाएं हमें बनानी पड़ेगी, तो मुझे लगता है इसका उपयोग होगा, बहुत अच्छा उपयोग होगा। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी इतने बड़े मन से सभी से अनुरोध कीजिए कि सब लोग इसमें अपना डाटा रजिस्टर करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये रिक्वेस्ट यदि है और लोग सुन रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल करना चाहिए सर, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फायदा अब तो वाकई मिलने वाला है। धन्यवाद रमेश जी, थैंक यू सर। समय की मर्यादा को देखते हुए हम क्वेश्चन आंसर सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। तो समाज बंधुओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं, अभी अपने समाज का महेश्वरी कल्चर महोत्सव 2020 स्टार्ट हो रहा है, उसके बहुत सारे इवेंट्स हैं, मिस्टर महेश्वरी शेफ, मिस्टर महेश्वरी एंड वेरियस इवेंट्स। तो सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें रजिस्टर करें। इसका अंतिम तारीख है 5 मई का। अजय जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, थोड़ा सा इसी बारे में बोलना चाहता हूँ। जैसे कि बताया कि एक इवेंट महेश्वरी प्रगति मंडल ने ले रखा है, जिसमें 5 तरह के इवेंट्स रखे, हमने 6 तरह के इवेंट्स रखे। एक महेश्वरी आइडल है जिसमें सिंगिंग का है, एक महेश्वरी डांस कंपटीशन है, एक महेश्वरी सिंगिंग अपना पेंटिंग कंपटीशन है, एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन है, एक मास्टर शेफ है। तो उसके अंदर आप जरूर अपने अपने क्षेत्र के संयोजक और संयोजिका से कांटेक्ट करके आप इसमें अपनी एंट्री दीजिए। आखिरी डेट इसकी 5 तारीख है, सभी जगह इसकी हम पब्लिसिटी कर रहे हैं। और जैसा कि रमेश जी ने बताया कि महेश्वरी प्रगति मंडल इन लास्ट 40 दिनों में काफी कुछ कार्यक्रम इन्होंने लिए हैं युवाओं के लिए, और आगे भी अगले 2 महीने में हम एक समिट भी करने जा रहे हैं स्टार्टअप के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और ऐसे बहुत से कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। और एक खास बात रमेश जी के लिए ऐसे बोलना चाहूंगा कि वॉलीबॉल प्लेयर के हाथ में अगर फुटबॉल दी जाए तो स्पोर्ट्समैन ही होता है। जिस सुंदर तरीके से रमेश जी ने आज इस वेबिनार को किया है, क्योंकि रमेश जी को आदत है आमने सामने इंटरेक्शन करने की, तो वो वॉलीबॉल प्लेयर उनके हाथ में आज फुटबॉल दे दी। इतने सुंदर तरीके से रमेश जी ये वेबिनार करेंगे, मजा आ गया, क्योंकि इतने वर्षों से रमेश जी को सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अजय जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। रमेश जी अभी प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव में सभी समाज बंधुओं का धन्यवाद तो ज्ञापित करता हूं, उससे भी सबसे ज्यादा डेफिनेटली पूरे तन मन से आपका धन्यवाद देता हूं आपको। आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमारा अनुग्रह स्वीकार किया और आज हमारे बीच पूरे सभी समाज बंधुओं को अपने एक्सपीरियंस से हमको मार्गदर्शन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, रमेश जी को सुनने के लिए अपने देश के विभिन्न राज्यों से लोग जुड़े ही हैं। इसके अलावा नेपाल से, जैसे काठमांडू से, विराटनगर से, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, आपने नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, यूके से, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से लोग अपने जूम ऐप के थ्रू आज लाइव जुड़े हैं। तो रमेश जी सिर्फ अपने ही नहीं, अपने मुंबई वालों के नहीं है, पूरे देश के भी हैं और पूरे विश्व में भी रमेश जी की ख्याति है। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, सभी समाज बंधुओं को इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय महेश, जय श्री कृष्ण। रमेश जी कुछ बोल रहे हैं? रमेश जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं। मुझे भी, क्योंकि ये सामाजिक मंच है तो मुझे भी धन्यवाद देना है। अजय जी को तो है ही, मंडल के अध्यक्ष जो हैं उन्हें, साथ में निखिल जी, आपको, गौतम जी, दीपक जी, आप सभी ने, भाई गजानन जी, डालिया जी, आप सबको विशेष धन्यवाद। और सबसे अधिक धन्यवाद अरुण जी बिनानी को, जिन्होंने वाकई मुझे इस प्रोग्राम के लिए प्रेरित किया। आप सभी को, आपके समितियों को, आपके कार्यकर्ताओं को, और चारों तरफ से जो समाज बंधु जुड़े हैं उन सबको भी धन्यवाद। भाई जय किशन जी साडा, काठमांडू वालों को, भाई घनश्याम जी राठी,
विनीता जी बियानी दिल्ली से, अच्छा, इन इसमें सभी और को भी भी जुड़ा हुआ है धन्यवाद। क्या? इन सभी को विशेष धन्यवाद, क्योंकि ये लोग सदैव से मेरे से बहुत स्नेह रखते हैं, तो मेरे किसी भी कार्यक्रम में ये अवश्य शामिल होते हैं। आप सबका बहुत विशेष आभार। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर। जय महेश, जय श्री कृष्ण। थैंक यू। प्रोग्राम को यहीं विराम